हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, जो कि हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और ये हमारी बायो स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 2 का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे अपना जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कवर करेंगे। अब ऑल्दो देखिए, प्रोबेबिलिटी के अंदर आप लोग का हाइपोथेसिस भी दिया हुआ है जो कि इसका पार्ट है, लेकिन हाइपोथेसिस को हम लोग यहाँ पे सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वो हमारा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है। तो उसको भी हम यहाँ पे इसके साथ जो है कंपाइल नहीं कर रहे, क्योंकि ये भी अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो दोनों को एक सेपरेट चैप्टर में हम लोग समझेंगे काफी अच्छे से। और आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन एंड सैंपल के बारे में भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है अर्षित पांडे। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, बात करें हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको बहुत सिंपली समझना चाहे तो देखिए, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है। इसका हिंदी में मतलब होता है संभावना, या फिर आप देखिए इसको कह सकते हो कि किसी चीज का अनुमान लगाना। देखो, संभावना, अनुमान लगाना, प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब हमेशा यहाँ पे होता है कि अगर आप किसी चीज की प्रोबेबिलिटी मान लो, किसी चीज का, देखो इसको प्रिडिक्शन बोल सकते हो कि आप किसी चीज को प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो, हम लोग यहाँ पे इसको ना बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वैसे देखिए, आप, मुझे पता है आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं कि एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है। जैसे आपको पता है कि कोई भी सिक्का हमारे पास होता है, ठीक है, कोई भी कॉइन अगर आप लोग के पास हो, तो उस कॉइन को जब भी आप लोग यहाँ पे टॉस करोगे, ठीक है, हवा में उछालोगे, तो दो ही चांस होंगे, या तो उसमें हेड आएगा या तो उसमें टेल आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, हेड और टेल, इसमें से कोई भी एक आ सकता है। आप लोग कभी भी कंफर्म होके ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ पे हेड ही आएगा या फिर यहाँ पे टेल ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे जब भी क्रिकेट होता है, ठीक है, तो उसमें बैटिंग के लिए क्या होता है, टॉस होता है, ठीक है, बैटिंग बॉलिंग के लिए कैप्टन के बीच में। तो जो टॉस, जैसे टॉस सिक्के से ही होता है, तो सिक्के से टॉस क्यों होता है, क्योंकि देखिए दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लगभग बराबर ही होती है, ठीक है। अब वहां पे मतलब मे बी किसी और चीज से भी होता होगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है क्रिकेट का, ठीक है। तो अब देखिए वही बात है कि, लेकिन नॉर्मली मान लो गली क्रिकेट में हम लोग क्या करते हैं कि कॉइन से ही तो टॉस करते थे। तो अब उसमें कॉइन से टॉस करने पे हेड भी आ सकता था, टेल भी आ सकता था, दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर मानी जाती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हेड ज्यादा आ जाता है, टेल कम आता है, बट वो एक अलग चीज है ना। हम लोग बोलते ये है कि एक कॉइन अगर हम लोगों ने उछाला, एक कॉइन टॉस किया, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर ही है। जैसे कि यहाँ पे लूडो में जो भी हमारे पास डाइस होती थी, ठीक है, तो उस डाइस को जब भी हम लोग यहाँ पे रोल करते थे, ठीक है, या फिर जब भी आप लोग यहाँ पे डाइस को उछालते थे, तो वहां पे क्या होता है, इस डाइस में हमारे कितने नंबर्स होते हैं भाई, इस डाइस में हमारे 6 नंबर्स होते हैं। मतलब कि बेसिकली एक होता है, दो होता है, तीन, चार, पांच, छह, ऐसा ही तो होता है। और यहाँ पे देखिए, जब आप लोग यहाँ पे डाइस को रोल करते हो, तो इसमें से कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बराबर होती है कि नहीं होती है। भाई आप लोग का 6 भी आ सकता है डाइस को रोल करने में, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। आप लोग कंफर्म होके कभी नहीं बोल सकते हो कि अच्छा अब मैंने डाइस किया तो पक्का पक्का 6 ही आएगा, है ना, पक्का पक्का 5 ही आएगा। आप इसमें अंदाजा नहीं लगा सकते हो, मतलब गारंटी नहीं ले सकते हो किसी चीज की। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, कि जब हम लोग यहाँ पे थोड़ा एक अंदाजा लगाते हैं किसी चीज का, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे कि मान लो हमारी लॉटरी टिकट थी, ठीक है, तो पहले, अभी तो बहुत कम हो गया, बट पहले क्या होता था, लॉटरी टिकट्स बिकती थी। तो लॉटरी टिकट्स अगर आपने खरीदी, तो आपके लॉटरी विन होने के चांस क्या है, एक मतलब कह सकते हो प्रोबेबिलिटी है, जो कि लगभग बराबर ही है कि आपको मिल हो भी मतलब बहुत कम चांस होते थे वैसे तो, है ना, लॉटरी में तो बहुत कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे वही बात है कि आप जीत भी सकते हो, नहीं भी जीत सकते हो, प्रोबेबिलिटी है। गोल्ड प्राइस, जैसे आपको पता है आज के दिन में इधर रिसेंटली आपको पता है गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। तो अभी कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि गोल्ड के प्राइस और ऊपर जा सकते हैं, और अभी अगर आप लोग देखोगे तो एक दो दिन में गोल्ड के प्राइस बहुत नीचे भी आ गए। तो अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि इसके प्राइस बहुत ही ऊपर जाएंगे, है ना, लेकिन अचानक से क्या हुआ, बहुत ही नीचे आ गए। तो यहाँ पे गोल्ड का प्राइस अगर मान लो कोई प्रिडिक्ट कर रहा है, तो वो क्या है, वो प्रोबेबिलिटी ही है। अब वो कोई जरूरी नहीं है, जैसे अब अगर मान लो यहाँ से, ठीक है, जैसे गोल्ड के प्राइस कम आ रहे हैं, अब अगर कोई बोले कि अब ये और कम जाएगा, तो हो भी सकता है, ठीक है, हो सकता है और कम जाए, और हो सकता है ना भी जाए। जैसे स्टॉक मार्केट अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो, तो वहां पे पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, कोई भी स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो देखिए, यही सारी चीजें बेसिकली हमारी प्रोबेबिलिटी के अंदर आ जाती हैं। तो एक बेसिक आइडिया आई होप कि आप लोगों को लग ही गया होगा। बाकी देखिए,
अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे अब एक एग्जांपल आप लोग बहुत बेस्ट समझ सकते हो कि जैसे अच्छा चलो इसको थोड़ा सा फॉर्मूले की बात देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो देखिए प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि ये हमारा एक मेजर ऑफ चांस होता है दैट अ पार्टिकुलर इवेंट विल अकर। तो देखो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को चूंकि हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक कैलकुलेशन वगैरह करके अंदा मतलब एकदम करेक्ट आइडिया लगाते हैं कि कितना परसेंट चांस है कि जो आप चाहते हो वो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हम लोग इसमें बेसिकली परसेंटेज में पता लगाते हैं कि कितना परसेंट चांस है कि जो चीज आप चाहते हो वो होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो एक कॉइन अगर आपने टॉस किया तो कितना परसेंट चांस है कि हेड आएगा, कितना परसेंट चांस है कि टेल आएगा। तो देखो कॉइन में तो ये चांस हमेशा हमारा 50-50 होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं ठीक है जहाँ पे चांस थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकता है, तो उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। बट आई होप कि थोड़ा एक आइडिया आप लोग को लग रहा होगा। तो देखो इसमें यहाँ पे बेसिकली ये बोला जाता है कि कोई भी जो इवेंट है ठीक है वो कितना लाइकली या अनलाइकली होगा कि नहीं होगा, है ना। और बेसिकली देखिए अभी हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है। अब देखो 0 से 1 के बीच में आती है ठीक है, इतना आप समझो। और अगर मान लो 0 आई, अगर बिल्कुल 0 आ गई तो ये समझ लो कि वो इवेंट पक्का पक्का नहीं होगा, ठीक है। और अगर वो 1 आ गई तो इसका मतलब वो इवेंट 100% होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो कि एक कॉइन हम लोग उछालते हैं, ठीक है। अब इस कॉइन में एक तरफ हेड हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, तो दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर है, 50-50 है। लेकिन अगर मान लो इस कॉइन में कोई मॉडिफिकेशन कर दी जाए, ठीक है, और यहाँ पे दोनों तरफ अगर मान लो इसमें हेड कर दिया जाए, ठीक है, और अब अगर आपसे कोई बोले कि इस कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो भाई वो 100% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि चाहे भाई इधर गिरे चाहे उधर गिरे दोनों तरफ हेड ही आएगा, क्योंकि दोनों तरफ किसी ने क्या कर दिया, हेड कर दिया है। और वहीं पे अगर मान लो दोनों तरफ हेड कर दिया, ठीक है, मान लो इस कॉइन में कोई मॉडिफिकेशन करी किसी ने और दोनों तरफ हेड हो गया, और अब अगर कोई पूछे कि इसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो क्या जीरो नहीं हो जाएगी, क्योंकि भाई अब तो इस कॉइन के दोनों तरफ हेड हो जाएगा तो टेल तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो वही चीज है कि देखो अब यहाँ पे इस केस में अगर हेड दोनों तरफ हेड हो गया, ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 100% यानी कि 1 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी उस टाइम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था, बाकी आप समझो कि हमेशा जो इसकी वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रेंज करती है। बाकी अब हम लोग यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। देखो इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो बहुत सिंपली समझो, जैसे मान लो एक कॉइन आपने उछाला, ठीक है, तो एक कॉइन आपने उछाला तो मान लो आप चाहते हो, ठीक है, मान लो आपने बैट लगाई हेड पे, ठीक है, मान लो आप लोग कुछ बैट वैट लगा रहे हो, ठीक है, मान लो क्रिकेट के लिए उछाल रहे हो, तो आपने मान लो हेड चूज किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पता लगाना है कि जो हेड आपने चूज किया है उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखिए यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे देखो अब अगर एक कॉइन में हम लोग देखें तो मान लो हमारा फेवरेबल क्या है, हेड। तो हेड एक कॉइन में कितनी बार आ सकता है, एक बार में, भाई एक बार में हेड एक ही बार तो आ सकता है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे नंबर्स रखने हैं कि जो आप चाहते हो उसका नंबर कितना है। तो हेड यहाँ पे एक कॉइन में एक ही बार तो आ सकता है, एक बार उछालोगे तो एक ही बार हेड आएगा, है ना। और टोटल, तो टोटल क्या आ सकता है, तो टोटल या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो टोटल हमारे दो आउटकम हो गए, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से 2 के बीच में रहती है, बिटवीन 0 एंड 1। तो यहाँ पे देखिए 0 से 1 के बीच में ही तो इसकी वैल्यू आई। अब अगर इसी को आपको परसेंटेज में निकालना है, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसी को अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो आप लोगों को करना क्या है, जो भी आप वैल्यू आएगी उसको 100 से कर दो मल्टीप्लाई, बस। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50%। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, ये तो बहुत ही, देखो ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाया कि प्रोबेबिलिटी इस तरीके से वैल्यू निकालती है। ठीक है, कि मान लो एक कॉइन आपने उछाला तो 50% चांस है कि आप जो चाहते हो वो आए, यानी हेड अगर आपने लगाया है तो 50% चांस है कि हेड आ भी सकता है, और 50% ही चांस है कि हेड नहीं भी आ सकता है, यानी कि टेल भी आ सकता है। तो देखिए वही होता है, जैसे कि अब मान लीजिए आप लोग, मान लो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे इस डाइस में ही देख लो, मान लो आप चाहते हो कि इस डाइस में आप चाहते हो कि आप लोग का 6 आ जाए, ठीक है, या फिर मान लो आप लोग चाहते हो कि 4 आ जाए, मान लो आप लोग को जो है मान लो विन करना है, ठीक है, और विन करने के लिए आप लोग को 4 नंबर चाहिए एग्जैक्टली। तो अब 4 आने की प्रोबेबिलिटी इस डाइस में अगर आप लोग को कैलकुलेट करके पता लगानी है तो भाई कैसे करोगे, तो ऊपर क्या, ऊपर आप लोग को नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो नंबर क्या है, अब देखो नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पे आप लोग 4 थोड़ी रखोगे भाई, 4 तो एक यहाँ पे आप लोग चाहते हो, लेकिन 4 है कितनी बार, समझ लो ये होता है नंबर।
नंबर का मतलब ये जो भी आप चाहते हो वो है कितनी बार, तो 4 एक ही बार तो आ सकता है, एक बार में, एक बार डाइस रोल करने पे 4 एक ही बार आ सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पे क्या हो गया 1। और आ क्या-क्या सकता है, तो देखो आ सकता है 1 भी आ सकता है, 2 भी, तो ये सब आ कितने नंबर सकते हैं, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 यानी टोटल यहाँ पे 6 आउटकम आ सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे आउटकम कितने हो गए 6, तो यहाँ पे आप लोग जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.1667, ठीक है। और इसी को परसेंटेज में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 16.67, यानी एक डाइस को जब आप रोल करते हो, ठीक है, तो अगर आप जो भी नंबर ऑफ आउटकम या फिर जो भी आप चाहते हो उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 16%, यानी अगर आप 4 चाहते हो तो उसकी भी 16 है, 6 चाहते हो तो उसकी भी 16 है, क्योंकि देखो 6 एक ही बार है। अब मान लो कोई डाइस ऐसी हो जिसमें 6 मान लो 2 बार लिखा हो, ठीक है, तो वहां पे आप लोग ऊपर क्या रखोगे, 2 रखोगे। जो भी आप चाहते हो वो है कितनी बार, है ना, वो हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। और फिर नीचे टोटल कितने आउटकम है। जैसे कि मान लो अगर आपसे एग्जांपल में मान लो यहाँ पे बोला जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन अ डाइस। अब देखो ऑड नंबर ऑन अ डाइस, तो ऑड मतलब कि कोई भी ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर जैसे 1, 3, 5, 7। तो यहाँ पे देखो डाइस में कौन कौन से ऑड नंबर होते हैं, एक तो 1 होता है, दूसरा 3 होता है ना, और तीसरा 5 होता है, और 7 तो होता नहीं, यानी 3 ऑड नंबर होते हैं डाइस में। तो यहाँ पे अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो तो ऑड नंबर कितने होते हैं 3, ठीक है, और टोटल कितने होते हैं 6, तो 3/6 करोगे तो आप लोग आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पे देखो अब अगर आप सिर्फ ऑड नंबर की बात करो तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 50%। भाई इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो 50% हो जाएगा, यानी 50% चांस है कि जब आप लोग यहाँ पे एक डाइस को रोल करो तो एक ऑड नंबर है, और 50% ही चांस है कि एक इवन आए, क्योंकि देखो इवन भी 3 है, 1, 2, 3, है ना, समझ पा रहे हो? बहुत ही सिंपल है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। थोड़ा-सा अभी आगे चीज़ें हल्की सी कॉम्प्लिकेट होंगी तो उसको भी थोड़ा-सा ध्यान से देखना। जैसे कि यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन अ कॉइन टॉस, तो हम लोगों ने देखा तो ये भी 0.5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 ऑन अ डाइस, तो ये भी 1/6 यानी 0 पॉइंट, ये हमारा 16.67% हो जाएगा। तो देखिए वही चीज़ है कि ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी। आई होप कि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग पाया होगा। अब देखिए अब इसको हम लोग थोड़ा-सा मेडिकल टर्म में समझते हैं कि हम लोग इसको एक्चुअल में पढ़ क्यों रहे हैं भाई? हमें तो डाइस थोड़ी उछालनी है, हमें सिक्का थोड़ी उछालना है। अच्छा देखो थोड़ा-सा एक और ज़्यादा आप लोग को फ़ील दिलाने के लिए जो कि आप लोग को पता होगा थोड़ा बहुत, कि जैसे मान लो एमबीबीएस होता है, ठीक है? मतलब हालाँकि ये मेडिकल एग्ज़ाम्पल नहीं है, ठीक है? अभी मैं उसको फार्मास्यूटिकल एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे, बट अभी के लिए आप समझो कि मान लो एमबीबीएस है, ठीक है? तो एमबीबीएस में आप लोग को पता है कि लगभग हर साल मतलब 20 लाख, ठीक है? लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है? नीट के लिए। और सीटें कितनी होती है, तो लगभग यहाँ पे 50,000 गवर्नमेंट सीट्स होती हैं हमारे एमबीबीएस में, ठीक है। तो अब अगर आप देखो कि अगर हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें कि एक बच्चा, ठीक है, इस 20 लाख में से हर एक बच्चे की गवर्नमेंट सीट पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वहां पे क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो टोटल हमारे पास 50,000 सीटें हैं, ठीक है, तो ये 50,000 हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो देखिए टोटल कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं इस 50,000 सीट के लिए, 20 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.025, यानी कि परसेंटेज में निकालो तो 2.5%। तो 2.5% चांस होता है कि जब आप लोग यहाँ पे नीट एग्जाम दोगे तो आप लोग की गवर्नमेंट सीट आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, हम लोगों ने जनरल सब कुछ जनरल कि यहाँ पे ये 20 लाख बच्चे बराबर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो हालांकि ऐसा तो होता नहीं है। अब हालांकि देखो वही चीज है कि चलो एमबीबीएस वगैरह में तो फिर ठीक है, आईएएस का एग्जाम, ठीक है, वहां पे कितनी सिर्फ 1,000 सीटें होती हैं, और वहां पे भी अप्लीकेंट नंबर ऑफ अप्लीकेंट लगभग इतने ही होते हैं, इससे भी ज्यादा हो जाते हैं। तो वहां पे तो 0 पॉइंट कुछ परसेंट चांस हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से बेसिकली प्रोबेबिलिटी की हम लोग यहाँ पे हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब हालांकि ये बिल्कुल प्रोबेबिलिटी से नहीं बोलते हैं हम लोग, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक फील लेने के लिए आप समझ सकते हो। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक फार्मास्यूटिकल एग्जांपल से समझना चाहें, तो मान लो यहाँ पे हमें मान लो एक पार्टिकुलर कोई सिटी है या फिर मान लो कोई पार्टिकुलर स्टेट है, और वहां पे हमें देखना है कि कितने जो पेशेंट हैं वो यहाँ पे डायबिटिक हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लो किसी सिटी का करना है, तो सिटी से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि किसी रैंडमली 1,000 लोग को उठा के देखते हैं, ठीक है, और 1,000 लोग को उठा के चेक करने में हमें पता चलता है कि इस 1,000 में 100 लोग हमारे डायबिटिक निकल के आए। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहो, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले केस में प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आएगी भाई, हमारे डायबिटिक कितने निकले, ठीक है, 100, ठीक है, जो कि हमारा फेवरेबल है, और डिवाइड बाई टोटल यहाँ पे कितने आउटकम थे 1,000, तो यहाँ पे कितना आ गया 0.1, यानी कि 10%। तो यहाँ पे बेसिकली 10% हमारा एक प्रोबेबिलिटी निकल के आई कि हमारे 1,000 में से 10% प्रोबेबिलिटी के 100 लोग डायबिटिक होंगे। अब देखो यहाँ पे तो ये कंफर्म प्रोबेबिलिटी निकल आई, लेकिन अब इससे हम लोग यहाँ पे आइडिया क्या लगाएंगे, इससे हम लोग आइडिया ये लगा लेंगे कि भाई अगर देखो 1,000 में से 100 लोग निकल के आए, तो इसी तरीके से मान लेते हैं कि
बेसिकली जो 10% है उसको हम लोग यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हैं। अब यानी कि हम लोग एक आइडिया लगा लेंगे कि ये जो सिटी है, इस सिटी में कम से कम 10% लोग यहाँ पे डायबिटिक हो सकते हैं। तो देखो ये जस्ट एक एग्जांपल है। बाकी देखो आप लोग को पता है जैसे भाई प्रोबेबिलिटी ही हर जगह चलती है फार्मास्यूटिकल्स में। जैसे आप लोग को पता है मान लो एक बैच में 1000 टैबलेट बनी है, ठीक है? तो इन 1000 टैबलेट से क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में करना होता है। तो क्या हम लोग इस पूरी की पूरी 1000 का करते हैं? भाई पूरी का थोड़ी करते हैं। हम लोग यहाँ पे इसमें से रैंडमली कोई 10 टैबलेट लेते हैं और इस 10 टैबलेट का हम लोग यहाँ पे पूरा चेक करते हैं। और अगर ये 10 टैबलेट टेस्ट को पास कर जाती है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर ये 10 टैबलेट पास हैं तो ये 1000 टैबलेट भी पास होंगी। लेकिन हम लोगों ने क्या हुआ, एक प्रोबेबिलिटी ही यहाँ पे लगाई है। पक्का जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये 10 टैबलेट पास हैं तो ये 1000 भी अच्छी होंगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी लगा के चलते हैं कि अगर ये 10 पास है तो ये 1000 भी पास हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। बाकी एक्चुअल में तो हमारा 10-10 हजार टैबलेट का बैच होता है, तो वहां पे हम लोग 10 से ज्यादा ही टैबलेट लेके चेक करते हैं। तो बेसिकली देखो फार्मास्यूटिक्स में या फिर फार्मास्यूटिकल्स में हमारा प्रोबेबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पे समझ पाए होगे। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेडिकल और हेल्थ फार्मास्यूटिकल्स में। ये हमारा क्या करता है, डिजीज अकरेंस को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे वही चीज है कि हम लोगों ने थोड़ा सा एक सर्वे किया, ठीक है, सर्वे में हम लोगों ने इस तरीके से आइडिया लगाया, परसेंटेज निकाला, तो हम लोग यहाँ पे आइडिया लगाते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है पूरी पॉपुलेशन में भी यही परसेंटेज हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ड्रग है वो कितनी इफेक्टिव है। अब जैसे मान लो एक ड्रग है, ठीक है, उसको हम लोगों ने 100 लोगों में दिया। अब 100 लोगों में 80 लोग क्योर हो गए, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी क्योर होने की कितनी निकल के आ गई, हमारी 80% निकल के आ गई। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 80% इस ड्रग की प्रोबेबिलिटी है कि ये काम करेगी। ठीक है, 20% है कि नहीं भी करेगी। उसके बाद यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट, तो वही चीज है कि जब क्लिनिकल ट्रायल हम लोग करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे ह्यूमंस पे कोई नई ड्रग यहाँ पे टेस्ट कर रहे होते हैं। तो टेस्ट करने पे मान लीजिए वही चीज है कि 100 में से अगर 80-90 लोग ठीक हो जा रहे हैं, तो वहां पे मान लेते हैं कि हाँ ये ड्रग 90% इफेक्टिवली काम कर रही है। तो वहां पे भी एक थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी हमारी हेल्प करती है। उसके बाद रिस्क ऑफ डिजीज, तो यहाँ पे रिस्क ऑफ डिजीज देखो वही चीज है कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली थोड़ा सा सैंपल में जो है मतलब कुछ लोगों का एक ग्रुप लेते हैं, उनमें स्टडी करके पूरे पॉपुलेशन में एक आइडिया लगाते हैं। उसके बाद स्टेटिस्टिकल, अब यहाँ पे देखो वही चीज है कि हम लोग प्रॉपरली कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं ना चीजों की, तो एक स्टेटिस्टिकल डिसीजन होता है। मतलब ये नहीं कि हम लोग पूरा सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोगों ने बस अपना आइडिया लगा लिया और हम लोगों ने बोल दिया। हम लोग प्रॉपर कैलकुलेशन तो करते हैं ना, जैसे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे एक आइडिया लगाते हैं कि अच्छा देखो इतने का रिजल्ट हम लोगों ने एक्यूरेटली निकाला है, तो हाँ बाकी लोगों में हम थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये भी वैसा ही काम करेगा। जैसे मान लो 1000 लोगों में अगर हमें पता चला कि 10% डायबिटिक हैं, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हाँ 10,000 में भी लगभग लगभग यही रेशियो होगा। हो सकता है 10 से 12 हो जाए, ठीक है, 10 से 8 हो जाए, लेकिन लगभग इसी के आसपास ही रहेगा। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाता है। आई होप कि आप लोग समझ पाओगे। बाकी देखिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। बेसिकली 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं, तो देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जैसे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखा ही था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने ऑलरेडी पूरी यूनिट 1 में पढ़ा है। तो वहां पे हमारी क्या होती थी, वहां पे एक हमारा एक्स होता था, वहां उसके सामने हमारी फ्रीक्वेंसी दी होती थी, तो उसको हम लोग बोलते थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि एक तरफ हमारी वैल्यू होगी, दूसरी तरफ उसकी प्रोबेबिलिटी दी होगी कि वो कितना चांस है कि आ सकती है। जैसे मान लो एक डाइस है, ठीक है, तो एक डाइस में 1 2 3 4 5 6 इन सभी के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/6 ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोगों ने एक टेबल बना के इसको इस तरीके से शो कर दिया, तो ये हमारा हो जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो, अब मान लो कोई डाइस होती, ठीक है, अब उसमें मान लो 2 जो है 2 बार होता, ठीक है, तो वहां पे 2 के सामने प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती, 2/6 हो जाती है ना। तो देखिए वही चीज है कि ये तो एक डाइस है, तो इसमें सभी की प्रोबेबिलिटी सेम ही है। बाकी अलग अलग केस में प्रोबेबिलिटी अलग अलग भी हो सकती है। तो बेसिकली देखिए जब भी हम लोग वैल्यू के सामने उसकी प्रोबेबिलिटी को लिख के ऐसे दिखा देते, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब आई नो ये तो लग रहा होगा आप लोग को बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे इतना ग्राफ व्राफ नहीं बनाते, ना ही हम लोग कोई टेबल बनाते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे हमें फॉर्मुला वगैरह लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो हम लोग देखेंगे। बाकी आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ठीक है। और अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग यहाँ पे 3 तरीके से बेसिकली देखिए होते तो इसके 2 तरीके हैं। जैसे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ा था कि हमारे 3 तरीके होते थे, इस वजह से यहाँ पे भी जनरली 2 तरीके होते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी में इंडिविजुअल भी होता था, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं होता है। यहाँ पे एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूअस। अब देखो थोड़ा सा समझना, जैसे डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब आप लोग थोड़ा सा समझना कि जैसे वैसे आप लोग कॉन्टिन्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने पढ़ा ही हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप लोग समझो, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के केस में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि डिस्क्रीट का मतलब कि ऐसी चीजें जो हम लोग काउंट कर पाए।
थोड़ा-सा ध्यान से समझना, ऐसी चीज़ें जो हम लोग काउंट कर पाएँ, उनको हम लोग रखते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में और ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग यहाँ पे काउंट ना कर पाएँ, ठीक है? मतलब एग्ज़ैक्ट नंबर में काउंट ना कर पाएँ, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो थोड़ा-सा इसको समझना। जैसे मान लो एक डाइस है, तो आपको पता है कि एक डाइस में जो नंबर्स हैं, वो फिक्स हैं कि या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, है ना? तो टोटल हमारे 6 ही आउटकम हैं, है ना? इसमें कुछ ये नहीं है कि 6 पॉइंट कुछ हो या फिर 6 की बजाय यहाँ पे 7 हो जाए, 5 हो जाए, ऐसा नहीं है ना। मतलब हमें पक्का-पक्का पता है कि इसमें 6 ही होंगे। यानी जब हम लोग यहाँ पे नंबर्स को बिल्कुल 100% काउंट कर पाएँ, तो वो हमारा वहाँ पे हम लोग लगाएँगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ये ना, ये बस आप लोग के थ्योरी समझने के लिए, आप लोग ये समझो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। ये बस थोड़ा-सा आप लोग को समझाने के लिए है कि आप लोग समझ जाओ, ठीक है? बाकी आप लोग देखोगे तो है तो कुछ अलग ही। जैसे अभी आप लोग देखना, तो अभी के लिए आप लोग समझो कि डिस्क्रीट का मतलब हमारे जब हम लोग ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं जहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं, जहाँ पे मतलब आप समझो ये जो x है, जब x को हम लोग काउंट कर पाएँ, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और वहीं पे जब x को हम लोग काउंट ना कर पाएँ, अब x को काउंट ना कर पाने का मतलब क्या है? देखो, एग्जाम्पल के लिए आप समझो, मान लो आप लोगों से कोई बोले कि जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है या फिर जो आप लोग का ब्लड है उसमें जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 2 mg पर ml है, ठीक है? मान लो आप लोगों से बोल दिया। तो अब ये 2 mg पर ml जो आप लोगों से बोला गया है, तो अब देखो 2 mg पर ml हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स में कभी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि 2 mg आप लोगों ने क्या हुआ, एक अंदाजा ही लगाया है। अब एग्जैक्टली अगर आप लोग उसको काउंट करने जाओ तो हो सकता है कि वो 2.15 हो सकता है वो 2.1567 हो सकता है कि वो 2.156 हो। मतलब अब देखो, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे पॉइंट के आगे जो है इनफिनाइट नंबर ऐड हो सकते हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है। तो अब आप इसको एकदम एग्जैक्टली तो बोल ही नहीं सकते हो। आप लोग एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हो कि आप लोग के ब्लड में ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है। यहाँ पे बोलने का सही तरीका क्या होगा? सही तरीका होगा कि यहाँ पे आप लोग की ब्लड की कंसंट्रेशन कितनी है, 2 से 3 के बीच में है कुछ, ठीक है? अब वो 2 से 3 के बीच में 2.15 भी हो सकती है, 2.156 भी हो सकती है, 2.26 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मतलब देखो, ये एक एग्जांपल है समझने के लिए। आप समझो कि जैसे ऐसी चीजों में जहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा थोड़ी है कि जो डाइस के नंबर है वो 1.6 है भाई। जैसे ऐसा थोड़ी है कि मान लो एक डाइस आपने रोल किया, तो इसमें जो 1 है, ठीक है, ये 1 पॉइंट कुछ परसेंट में है, ऐसा थोड़ी है। ये पक्का है, पक्का हमें है कि हाँ, एक ही बार है, 2 एक ही बार है, 3 भी एक ही बार है, ठीक है? मतलब यहाँ पे ये सारे नंबर एक बार ही हैं। हम लोग एकदम पक्का काउंट कर पा रहे हैं, है ना? इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं कि अच्छा ये 4 जो है ये 1 पॉइंट कुछ परसेंट में है। लेकिन यहीं पे अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ बोला कि ड्रग, देखो जब हम लोग जैसे नॉर्मली तो हम लोग बोल ही देते हैं, ठीक है? नॉर्मली तो आप लोग बोल ही दोगे कि ड्रग ड्रग की कंसंट्रेशन 2 mg पर ml है। बट अगर आप लोग बिल्कुल इस पे अड़ जाओ कि जो मैंने बोला वो बिल्कुल सही है, तो अब आप उसको प्रूफ कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई अब ये 2 कितना भी हो सकता है। अब ये 2.15 भी हो सकता है। इसको और ज्यादा अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करोगे तो 2.1567 भी हो सकता है, 2.156। मतलब अब यहाँ पे देखिए, जितना ज्यादा आप कह सकते हो रियल नंबर के फिगर्स में ऐड करते चले जाओगे, ठीक है, उतना ज्यादा इसकी वैल्यू जो है इन्फिनिटी में चली जाएगी। आप लोग कभी भी एग्जैक्ट तो बोल ही नहीं सकते हो। इसलिए यहाँ पे बेटर क्या होता है कि हम लोग एक रेंज बताते हैं। तो जब भी यहाँ पे रेंज आ जाते हैं, तो रेंज में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई हमें पता ही है कि कॉन्टिन्यूअस में हम लोग यहाँ पे एक रेंज लेके चलते हैं, है ना? 10 से 20, 20 से 30 हमने पढ़ा था ना, आप लोग को याद होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जब रेंज की बात होगी तो हम लोग लगाएंगे प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूअस। अब देखो सिंपल सी बात है, हमें कोई डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस लेके नहीं चलना है। यहाँ पे डिस्क्रीट के अंदर 2 टाइप होते हैं जनरली, जो कि आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बेसिकली इतना समझो, होते तो और भी टाइप है, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखो तो सिलेबस में आप लोग के 3 चीजें दी हुई है। सिलेबस में आप लोग देखोगे तो आप लोग का ये डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस नहीं दिया हुआ है, बल्कि आप लोग का दिया हुआ है बाइनोमियल, पॉइसंस और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो अब आप ये समझो कि जो बाइनोमियल और पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा पार्ट है डिस्क्रीट का, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा पार्ट है कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये चीज आप लोग को समझनी है, ठीक है? बाकी बहुत ही सिंपल है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन हमें एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता रहता है, स्पेशली यहाँ से थ्योरी से ही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? न्यूमेरिकल वाला पोर्शन तो दूर की बात है, बट यहाँ पे ये आप लोगों से डायरेक्टली ही ऐसे पूछ लेते हैं, तो ये थ्योरी में काफी काम आने वाला है। तो इसको आप लोग अगर पढ़ के बस समझ लो तो वो भी बहुत होगा आप लोग के लिए। तो अब देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि इसको ना मतलब थोड़ा सा अच्छे से एकदम समझना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ठीक है? रटने के लिए तो आप लोग रट ही लोगे, तो इसको समझना।
तो देखो बाइनोमियल, अगर हम लोग यहाँ पे इसको नाम सही देखें तो बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है दो। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि दिखाता है कि मान लो अगर आप लोग कोई टेस्ट करो, ठीक है, तो बाइनोमियल का मतलब है उस टेस्ट के यहाँ पे दो ही रिजल्ट आ सकते हैं। बहुत ध्यान समझना। देखो इसको ना हम लोग बिल्कुल एक सबसे बेस्ट एग्जांपल समझते हैं जो कि हमारा होता है कॉइन टॉस, ठीक है। कॉइन टॉस हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देखो आपको पता है कि अगर एक कॉइन को, ठीक है, एक कॉइन को अगर आप लोग यहाँ पे एक बार टॉस करोगे तो यहाँ पे दो ही चांस होते हैं, या तो आप लोग का हेड आ सकता है या तो आप लोग का टेल आ सकता है ना? इतना बिल्कुल कंफर्म है ना भाई? एक कॉइन को अगर आप लोग उछालोगे तो इतना पक्का है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके मतलब यहाँ पे मान लीजिए इसको आप लोगों ने टॉस किया, ठीक है, तो वो टेस्ट हो गया, और इसका मान लीजिए हेड और टेल क्या हो गया, इसका आउटकम हो गया। तो यहाँ पे पक्का पक्का है कि यहाँ पे ईच ट्रायल हैज ओनली टू पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने इस कॉइन को एक बार ट्रायल के लिए उछाला, मतलब एक बार जब इसको उछाला, तो इसके दो ही आउटकम पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब देखो हेड या टेल में मान लो अगर आप लोग यहाँ पे क्रिकेट के मान लो फील्ड में हो, ठीक है, और आप लोग यहाँ पे कॉइन टॉस कर रहे हो, ठीक है, और मान लो आपने अगर हेड चूज किया तो आप लोग के लिए हेड आना क्या हो गया, सक्सेस हो गया, और टेल अगर आ गया तो आप लोग के लिए फेलियर हो गया। तो बेसिकली देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा हमारे दो ही आउटकम होते हैं, एक आउटकम हमारा होता है सक्सेस, दूसरा आउटकम हमारा होता है फेलियर। मान लो यहाँ पे एक कॉइन को टॉस किया गया, ठीक है, और आपने यहाँ पे चूज किया कि हेड, आप लोग आपने हेड पे बैट किया, ठीक है, कि हेड आया तो आप जीते, तो टेल आया तो आप हार गए। तो आपके लिए हेड आना क्या हो गया, सक्सेस हो गया, और टेल आना आपके लिए क्या हो गया, फेलियर हो गया। तो यहाँ पे देखो एक अगर एक सिक्का एक बार उछाला गया, ठीक है, तो या तो आप फेल हो सकते हो और या तो आप सक्सीड हो सकते हो, है ना? इतना कंफर्म है। तो देखो ये हो गया एक बार। लेकिन अब इसी सिक्के को अगर यहाँ पे 10 बार उछाला जाए, ठीक है, तो अब 10 बार उछालने पे जरूरी नहीं है कि 50% टाइम हेड है और 50% टाइम टेल है। भाई जनरली भी आपने देखा होगा कि एक ही सिक्के को अगर आप यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हो, 10 बार आप सिक्का उछाल के देखो, वहां पे पक्का पक्का 50-50% आने के चांस बहुत ही कम होते हैं। मतलब आ भी सकता है, लेकिन ज्यादातर या तो हेड ज्यादा आ जाएगा या तो टेल ज्यादा आ जाएगा। तो मान लो आपने एक सिक्के को 10 बार उछाला, ठीक है, और 10 बार उछालने पे क्या हुआ कि आप लोग का जो हेड है वो 6 बार आ गया और टेल क्या आ गया, 4 बार आ गया। यानी कि 10 बार उछालने पे मान लीजिए हेड अगर आप लोग के लिए सक्सेस है, तो 10 बार में 6 बार आप सक्सीड हुए और 4 बार आप फेल हो गए, ठीक है। तो यहां पर देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या बताता है, इट डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ सक्सेस इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल। बहुत ध्यान समझना। देखो सर्टेन नंबर ऑफ सक्सेस का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मान लो आप लोगों ने एक कॉइन को 10 बार उछाला, ठीक है, तो 10 बार में ये जो सक्सेस है, मान लो हेड आपके लिए अगर सक्सेस है तो हेड आपको कितनी बार मिला, 6 बार मिला, यानी 10 बार उछालने पे आप लोग को 6 बार सक्सेस मिली। तो देखो ये सर्टेन नंबर ऑफ सक्सेस मतलब क्या हो गया, 6 हो गया। और इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल, और आपने ट्रायल कितने किए, मतलब 6 सक्सेस पाने के लिए आप लोगों को कितनी बार सिक्का उछालना पड़ा, 10 बार। तो 10 बार आप लोगों के लिए क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल वेयर ईच ट्रायल हैज ओनली टू पॉसिबल आउटकम। और यहाँ पे देखो हर बार जब इस 10 बार में से जब भी आप सिक्का उछाल रहे थे, तो यहाँ पे 50-50% चांस थे कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि 6 बार आप लोग को यहाँ पे सक्सेस मिल गई। तो ऐसे टाइप के जो है डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे जो दो आउटकम होते हैं उनको या तो सक्सेस बोला जाता है या तो फेलियर बोला जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हेड आना आप लोग के लिए सक्सेस था और टेल आना फेलियर था। देखो अभी मैंने आप लोग को बस डेफिनेशन का जो है मतलब समझाया कि डेफिनेशन क्या कह रही है। ये डेफिनेशन बेसिकली ये कहती है कि देखो टेस्ट हमारा ऐसा होना चाहिए जहां पे उसके आउटकम दो ही होने चाहिए। देखो ये तो बस एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे एक सिक्का आप लोग उछालते हो तो हेड या फिर टेल ही आ सकता है। तो हेड अगर आप लोग के लिए सक्सेस है, ठीक है, तो बेसिकली एक सिक्का उछालने पे या तो सक्सेस मिलेगी या तो फेलियर मिलेगा, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग करते क्या है कि जो भी टेस्ट होता है उसको हम लोग यहाँ पे एक से ज्यादा बार करते हैं, ठीक है। मान लो 10 बार 20 बार कितनी बार भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि उस जितनी बार भी हमने किया है उसमें से कितनी बार आपको सक्सेस मिली और कितनी बार आप लोग को फेलियर मिला। तो सक्सेस जैसे कि यहाँ पे हेड आना सक्सेस है, ठीक है, तो कितनी बार आप लोग को सक्सेस मिल सकती है, ठीक है, उसका हम लोग यहाँ पे जो परसेंटेज निकालते हैं या फिर उसी की जो वैल्यू निकालते हैं, तो वो हम लोग निकालते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देखो इसमें एक चीज समझ लेना कि इसमें दो ही आउटकम होते हैं, मतलब जो भी टेस्ट आप लोग करो। जैसे इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल अगर आप लोग समझो कि मान लो एक नई ड्रग हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी मार्केट में, अब उसके दो ही आउटकम होंगे, या तो वो डिजीज को ट्रीट करेगी और या तो वो नहीं करेगी। मतलब बीच का कुछ नहीं कि उसने थोड़ा सा ट्रीट कर दिया, या तो वो बिल्कुल अच्छे से ट्रीट कर देगी,
ठीक है, यानी कि अगर उसने बिल्कुल क्योर कर दिया तो हमने मान लिया कि वो ड्रग सक्सेसफुल है, और अगर उसने नहीं किया तो हमने मान लिया कि एक फेलियर है। ठीक है, हम लोग बीच का कुछ ले ही नहीं रहे कि उसने थोड़ा ठीक किया, या तो ठीक करे तो पूरा ठीक कर दे, और या तो ना ठीक करे तो बिल्कुल हम लोग मानेंगे नहीं। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ठीक हो तो उसको भी हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि बिल्कुल उसने ठीक ही नहीं किया, तो वो हमारा फेलियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसको हम लोग जो है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे ये जो ड्रग है, ठीक है, अब इस ड्रग को अगर हम एक आदमी को दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे 50% चांस है कि ट्रीट भी कर सकते हैं, 50% चांस हम लोग मान के चलते हैं कि फेल भी हो सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे कम से कम 20-30 पेशेंट को देंगे, ठीक है, वहां पे देखते हैं कि कितने लोगों को ठीक किया, ठीक है, फिर उसकी कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा कि देखो इसमें ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें दो आउटकम होते हैं, एक होता है सक्सेस, एक होता है फेलियर, और बाकी ट्रायल हम लोग यहाँ पे कई बार कर सकते हैं। और एक और चीज होती है कि हर हर जो ट्रायल होता है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि मान लो पहली बार आपने सिक्का उछाला और आप लोग का हेड आ गया, तो दूसरी बार उछालने पे आप लोग के हेड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, दूसरी बार भी उतना ही चांस है कि आप लोग का हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। भाई एक सिक्का आप लोग जितनी बार भी उछालोगे, ठीक है, उसमें बराबर हर बार बराबर ही चांस रहेगा कि अगर वो कॉइन मतलब फेयर है, मतलब अगर वो सिक्का सही है, अगर उस सिक्के में कोई गड़बड़ी नहीं है, मतलब उस सिक्के में कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं कि उसको किसी तरफ से उठा दिया, गिरा दिया, ऐसा कुछ नहीं किया गया है, तो फिर हर बार जितनी बार भी आप सिक्का उछालोगे उतनी बार चांस होंगे कि आप लोग को सक्सेस भी मिल सकती है, फेलियर भी मिल सकता है। ठीक है, हर हर ट्रायल जो है इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा नहीं कि एक ट्रायल दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती है इसमें। बाकी देखिए अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है, तो अब इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे बेसिकली इसी सिक्के वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मान लो कि एक बार आपने जो है मान लो एक कॉइन है, ठीक है, अब उसको आपने एक बार जो मतलब 10 बार उछाला, और 10 बार उछालने पे आप लोग को 6 बार हेड आया और 4 बार टेल आया, ठीक है, हेड आप लोग के लिए सक्सेस है। तो अब यहाँ पे मान लो अगर आप लोग को इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि मान लो, ठीक है, मान लो अब आप लोग को दोबारा, ठीक है, दोबारा यही सिक्का दिया जाए, ठीक है, यही कॉइन दिया जाए, और अब आप लोगों से बोला जाए कि आप लोग को दोबारा से 10 बार सिक्का उछालना है, और 10 में से एग्जैक्टली 6 बार हेड आना चाहिए, 4 बार टेल आना चाहिए। तो अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप लोग को कैलकुलेट करनी है, तो वो आप लोग किससे करोगे? वो आप लोग करोगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारा ये होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लग रहा होगा ना, बहुत सिंपल है, अभी आप लोग समझ जाओगे, बहुत सिंपल। ठीक है, तो अब हम लोग करते क्या है, हम लोग यहाँ पे इसी सिक्के वाले एग्जाम्पल समझेंगे, बाद में हम लोग यहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल से भी चीजों को डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझो कि इन सब का मतलब क्या होता है। देखो पी एक्स, यहाँ पे जो एक्स होता है, ठीक है, इस एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो नंबर ऑफ सक्सेस हमारे, देखो सक्सेस हमारे लिए क्या है? हेड है। और हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं, देखो हम लोग यहाँ पे एक ट्रायल करने वाले हैं, हम लोग सिक्का 10 बार उछाल के जो है चेक करना चाहते हैं कि कितने परसेंट चांस है कि 6 बार हेड आए और 4 बार टेल आए। मतलब आप मान लो कि आप लोगों से कोई बोले कि भाई तू 10 बार सिक्का उछाल और 6 बार हेड लेके आओ और 4 बार टेल लेके आओ, और अगर ऐसा लिया है, ठीक है, तो मान लो तुम्हें 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने परसेंट चांस है कि ये चीज हो सकती है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अब देखो आप लोग के लिए सक्सेस क्या है? सक्सेस है आप लोग के लिए हेड आना, ठीक है, जो कि बेसिकली आप लोग को 6 बार लाना है। तो कितनी बार चाहिए आप लोग को सक्सेस? नंबर ऑफ सक्सेस, यानी कि हेड जैसे हेड यहाँ पे सक्सेस है और हम लोग चाहते हैं कि 6 बार आए, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी इस वाले केस में। ठीक है, जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 6 होगी, जो कि होती है नंबर ऑफ सक्सेस। फिर एन होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। अब यहाँ पे देखिए एन मतलब कि सिक्का आप लोग कितनी बार उछालने वाले हो, तो भाई देखो एक सिक्का आप लोग 10 बार उछालने वाले हो, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे देखो एक होता है नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है, जो कि हमें चाहिए होती है कि हमें इतनी बार जो है चाहिए, ठीक है, ये सक्सेस। और फिर पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। अगर आप यही सिक्का सिर्फ एक बार उछालो, तो एक बार उछालने पे कितने परसेंट चांस है कि आप लोग को ये जो सक्सेस आप लोग चाह रहे हो ये मिल जाए? तो भाई देखो सक्सेस जो चाह रहे हो वो क्या है? हेड। और एक बार सिक्का उछालने पे हेड मिलने के चांस कितने हैं? इसको आप लोग प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट करोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? 1, और टोटल आउटकम क्या है? 2, तो कितना आ जाएगा? 1/2 यानी कि 0.5। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? पी की वैल्यू हो जाएगी 0.5। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल कितनी है? 0.5 है। समझ लो, देखो ये सारी चीजें ना लोग नहीं समझ पाते। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में लोग यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिख देते हैं, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पे एक ट्रायल में हमें दिखनी है कि एक बार अगर आपने सिक्का उछाला तो वहां पे
वहां पे कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप लोग को जो है जो आप चाहते हो, जैसे कि अगर आप हेड चाहते हो तो आप लोग को हेड मिले, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इस पार्टिकुलर एग्जांपल में कितनी है 0.5। और यहाँ पे देखो क्यू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल। अब देखो यहाँ पे आप लोग के लिए फेलियर क्या है, फेलियर है आप लोग के लिए टेल आना, तो यहाँ पे एक बार जब आप सिक्का उछालते हो तो फेल होने के चांस कितने हैं, वो भी तो 50% है। अब देखो यहाँ पे तो चलो आप लोगों को पता है 50% है, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे सिक्का उछालने को नहीं आएगा, क्या आएगा वो हम लोग अभी देखेंगे, बट अभी इससे हम लोग समझ लेते हैं। तो वहां पे देखिए, वहां पे आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है पी पी इज इक्वल टू, मतलब क्यू, यानी क्यू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो क्यू का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, तो 1 में से आप लोग पी को हटा दो तो क्यू आ जाएगा। तो भाई देखो यहाँ पे तो ऑल तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू भी 0.5 है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले से निकालें तो 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 0.5 तो कितना आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप लोग क्यू कैलकुलेट करोगे। और अगर क्यू आप लोग को पता है और पी निकालना है तो उसका भी सेम फॉर्मूला है, तो पी का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस क्यू। ठीक है, देखो पी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू और क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो देखो ये सारी वैल्यू तो हमें मिल गई इस वाले एग्जांपल के लिए, ठीक है, मिल गई ना। देखो एक सिक्का हम लोगों ने कितनी एन मतलब कितनी बार उछाला, 10 बार। हमें सक्सेस हेड कितनी बार चाहिए, 6 बार, तो एक्स की वैल्यू 6 हो गई। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल कितना है 0.5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल कितना है, वो भी हमारा 0.5। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में सारी चीजों को पुट कर लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बेसिकली हमारा हो जाता है पी एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज को पुट करें तो देखो NCX, अब देखो ये NCX ना हम लोग बिल्कुल लास्ट में डील करेंगे, मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो कि ये है क्या, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे, बट अभी के लिए आप लोग समझो कि N मतलब क्या है 10, तो 10C और X की वैल्यू क्या है 6, तो 10C 6, और उसके बाद देखो उसके बाद क्या है P की पावर X, तो P कितना है 0.5, तो 0.5 और पावर X, X कितना है 6, तो 0.5 की पावर 6 हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है Q की पावर N माइनस एक्स, तो Q कितना है, Q यहाँ पे है 0.5 और उसकी पावर कितनी है N माइनस एक्स, तो N क्या है 10 माइनस 6। ठीक है, तो इसको आप लोग और आगे लो तो 10 जैसे 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए, अब हम देखो इसको बिल्कुल अभी साइड छोड़ दो, इसको लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। अब इन दोनों को कैलकुलेट करो तो 0.5 की पावर 6 हो जाता है 0.015625, और 0.5 की पावर 4 हो जाता है 0.625। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 0.009765625। अब मुझे पता है बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, देखो एग्जाम में कैलकुलेटर आप लोग को मिलेगा, ठीक है, और इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू आती हैं तो कैलकुलेटर आप लोग को अलाउ रहेगा, लेके जाना, गलती से भूल मत जाना वरना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो कैसे होगा कैलकुलेटर आप लोग लेके जाना। बाकी देखो ये होता है, ये मतलब बेसिकली आप लोग तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये 10cx है क्या, तो यहाँ पे देखो बेसिकली ये 10cx हमें यहाँ पे इसी ncx से मिला है ना, nox की वैल्यू हमने, तो इसको हम लोग देखते हैं कि आखिर इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो ये जो ncx है ना, ncx, इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है बेसिकली, अगर यहाँ पे मान लो ncx आप लोग को दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल इंटू n माइनस एक्स फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल देखो, ये जो साइन आप लोगों को दिख रहा है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इस पहले इस वैल्यू को लिख लेते हैं, जैसे 10cx का मतलब क्या है, तो 10 मतलब n मतलब 10 हो गए, तो n फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x यानी कि 6 फैक्टोरियल, उसके बाद n माइनस एक्स यानी कि 10 माइनस 6, तो 10 माइनस 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना, 10 में से 6 गया 4 बचा। अब इस फैक्टोरियल को हम लोग समझते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। देखो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, जैसे मान लो अगर आप लोगों से 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 10 फैक्टोरियल का मतलब है कि अब 10 से पहले जितनी भी वैल्यूज आती हैं 1 तक, ठीक है, 10 से पहले जितने भी नंबर आते हैं 1 तक, उन सबसे आप लोग को मल्टीप्लाई करना है लाइन बाय लाइन। जैसे कि 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 इंटू 9, बिल्कुल उल्टा चल रहा है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसी तरीके से मान लो 9 दिया है तो 9, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 8 दिया है तो सेम 8 इंटू 7, 6 दिया है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 दिया है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 दिया है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ गए, यानी जो भी वैल्यू आप लोग को दी है उसके पहले जो भी वैल्यूज है उनसे आप लोग को मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या निकालना है, आप लोग को निकालना है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो अब देखो, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फिर नीचे आ जाएगा 6 हमारा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, फिर हमारा 4, तो ये आ जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, देखो ये देखो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये पूरा कट हो जाएगा कि नहीं, दोनों सेम है, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई ये बचेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 5040 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 210। तो ये इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए हमारी जो NCX है, बेसिकली जो NCX की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई
210, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो उसकी वैल्यू कितनी है 210। तो 210 से जब आप लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.205078, ठीक है। अब इसी को अगर आप लोग परसेंटेज में निकालो, ठीक है, तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 20.5078 इज इक्वल टू 20.51%। तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग परसेंटेज में देखो तो यानी कि यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या मिला कि अगर आप लोग यहाँ पे एक सिक्के को 10 बार उछालो, ठीक है, तो 10 बार उछालने पे एग्जैक्टली 6 बार हेड आए और 4 बार टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 20%। यानी कि एग्जैक्टली 6 बार आप लोग को 10 बार कुछ सिक्का उछालने पे सक्सेस मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी निकल के आ गई, लगभग 20%, ठीक है। 20% चांस है कि आप लोग अगर एक सिक्का 10 बार उछालोगे तो 6 बार आप लोग को सक्सेस मिल जाएगी, यानी 6 बार आप लोग जो चाहते हो हेड मिल जाएगा और 4 बार आप लोग को टेल मिल जाएगा, यानी फेल भी हो सकते हो 4 बार। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल जाएगी 20%। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी देखो, मुझे पता है फैक्टोरियल वाला आप लोग को लग रहा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं होता। जैसे ज्यादातर तो ऊपर नीचे की वैल्यूज हमारी कट ही जाती हैं, बाकी आप लोग को इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लो इस 10 फैक्टोरियल को आप लोग बिल्कुल ऐसे लिखो कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, अगर आप लोग सिर्फ यहीं तक लिख दो तो भाई देखो नीचे भी तो 6 फैक्टोरियल ही तो रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये देखो एट लास्ट में ये दोनों कट ही तो गए थे, तो आप लोग चाहो तो इसको डायरेक्टली ऐसे भी तो काट सकते हो, आप लोग को इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी, है ना, क्योंकि आप लोग को पता है इसके बाद वही नंबर तो आएंगे, जो नीचे आएंगे वही ऊपर आएगा, तो इसको काट भी सकते हो ऐसे। और बाकी इसकी कुछ और भी हमारे शॉर्टकट भी होते हैं, ठीक है, कि हमारा NCN होता है तो 1 हो जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो उतना देखो उतना डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि एग्जाम में आप लोग देखो क्वेश्चन पहली बात तो चलो थोड़ा कम ही आता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन अच्छा चलो अभी बता रहे हैं, ठीक है, अभी बता रहे हैं आप लोगों को करना क्या है। तो देखो यहाँ पे ये चीज आप लोग समझ ही गए होगे, ठीक है, कि हमारा जो NCX है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा n फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखो p प्लस क्यू की वैल्यू हमेशा हमारी 1 आएगी, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल, अगर आप लोग इन दोनों को जोड़ो तो हमेशा 1 आएगा। भाई देखो सिंपल सी बात है, सिक्के वाले एग्जाम्पल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5, टेल आने की कितनी है 0.5, और दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 1 ही तो आएगा, तो हमारा हमेशा 1 आएगा। तो अब अगर इसी से आप लोग यहाँ पे फॉर्मुला निकालो तो Q का फॉर्मुला आ जाता है 1 माइनस पी, P का फॉर्मुला आता है 1 माइनस Q, सिंपल सी बात है। Q निकालना है तो P को इधर भेज दो तो 1 माइनस P, P निकालना है तो Q को इधर भेज दो तो 1 माइनस Q, है ना। तो इसी से हमारा फॉर्मुला निकल जाता है। बाकी आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझ गए होंगे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, प्रॉपर एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ना देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को करना क्या है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे देखो मान लो क्वेश्चन आप लोगों से दिया हुआ है, सपोज 90% ऑफ एडल्ट। देखो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, अगर आप लोग समझ नहीं पाए ना तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। देखो ये क्या बोल रहा है, सपोज 90% ऑफ एडल्ट विथ एलर्जीज गेट रिलीफ विद अ स्पेसिफिक मेडिकेशन। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक दवा है, ठीक है, एक दवा है, और ये यहाँ पे क्या कर रही है, ये मतलब मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पेशेंट है जिसको एलर्जी है, तो लगभग 90% चांस है, ठीक है, कि वहां पे ये जो है दवा उस पेशेंट को ठीक कर देगी, क्योर कर देगी, ठीक है। और 10% चांस यहाँ पे मतलब इन्होंने बोला नहीं है, बट 10 भाई हम लोग मान लेते हैं कि जब 90% क्योर कर रही है तो 10% चांस है कि क्योर ना करे, यानी अनक्योर भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे तो हालांकि दिया हुआ है 90% ऑफ एडल्ट, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि इसका मतलब यही है। जैसे इसको आप ऐसे भी मान सकते हो कि 90% का मतलब है मान लो 10 लोगों को दिया, ठीक है, तो 10 लोगों को देने पे 90% का मतलब क्या हो जाएगा कि 9 लोग पक्का ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ये इस दवा की काम करने की इफेक्टिवनेस है, तो इसी को हम लोग 90% मान लेते हैं, ठीक है, कि मान लो एक पेशेंट को दी जाए तो 90% चांस है कि वो ठीक करेगा और 10% चांस है कि वो नहीं करेगा, है ना। तो ये इसका देखो दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि एक दवा का चांस है कि अगर एक दवा पेशेंट को दी जाए तो 90% चांस है कि वो पेशेंट को ठीक कर दे और 10% चांस है कि वो पेशेंट को ठीक ना करे। अब ये ठीक ना करे हमें नहीं दिया है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा। जब देखो भाई 100% ही तो होता है टोटल, 90% ठीक करने का मतलब है, तो 10% मतलब हो गया सिंपल सा कि नहीं ठीक करेगी। नाउ अब क्या बोल रहे हैं, इफ द सेम मेडिकेशन गिवन टू 10 न्यू पेशेंट्स, बहुत ध्यान से देखना, इफ द सेम मेडिकेशन गिवन टू 10 न्यू पेशेंट विद एलर्जीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इफेक्टिवली इन एग्जैक्टली 6 पेशेंट। देखो बहुत टेढ़ा सवाल है, बहुत ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट हमें क्या दिया गया है कि एक जो दवा है उसकी ठीक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% है। यानी कि सिंपल सी बात करें तो मान लो 100 लोगों को आपने दवा दी तो ये 90 लोगों को ठीक कर सकती है और 10 को मान लो नहीं कर सकती है। और अगर इसी को आप लोग 10 में निकालो
तो यहाँ पे ये दवा स्टेटमेंट ये बता रहा है, ध्यान समझना, स्टेटमेंट ये बता रहा है कि अगर ये दवा 10 लोगों को दी जाए तो ये 9 लोगों को ठीक कर सकती है, क्योंकि 90% का मतलब क्या होगा भाई, 10 का 90% 9 हो गया, और एक लोगों को हो सकता है ठीक ना करे, मतलब दवा काम तो ये ऐसे करेगी। लेकिन अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, पूछ ये रहे कि अगर आप यही दवा 10 लोगों को दो, ठीक है, मतलब देखो नॉर्मली होगा क्या समझना, दवा का जो इफेक्टिवनेस यानी काम करने का तरीका है उसके हिसाब से अगर आप 10 लोगों को मेडिसिन दोगे तो ये बता रहे हैं कि पक्का पक्का है, मतलब लगभग ये 9% 9 लोगों को ठीक करेगी, एक लोगों को नहीं करेगी। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप यहाँ पे 10 पेशेंट को दो तो उसमें से सिर्फ 6 पेशेंट ही ठीक हो। तो देखो अब आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है कि इस दवा की काम करने की इफेक्टिवनेस है 90%, यानी कि 10 लोगों को दो तो लगभग 9 लोगों को ठीक कर सकते हैं, ये इसके काम करने की इफेक्टिवनेस है। लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप 10 को दो और एग्जैक्टली सिर्फ 6 लोग ही ठीक हो और 4 लोग ना ठीक हो, जबकि ये दवा कर 9 लोगों को ठीक सकती है, ठीक है। लेकिन क्या चांस है कि आप यहाँ पे ये दवा 10 लोगों को दो और यहाँ पे ये सिर्फ 6 लोगों को ही ठीक करे। तो अब हमें देखो क्वेश्चन समझ में आ चुका है और अब हम लोग यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें क्या क्या चाहिए, देखो हमें फॉर्मूले पे क्या क्या, हमारा फॉर्मूला है px इज इक्वल टू ncx px q इज इक्वल टू n माइनस एक्स, जहाँ पे x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस। तो देखो नंबर ऑफ सक्सेस का मतलब क्या है कि हमें कितनी बार, अब देखो यहाँ पे सक्सेस क्या है, सक्सेस है रिलीफ फ्रॉम सिम्टम, सिंपल सी बात है भाई, देखो ये जो दवा है अगर ये रिलीफ कर दे रही है तो वो हमारे लिए सक्सेस है। तो अब देखो यहाँ पे सक्सेस मतलब कि कितनी बार हमें चाहिए, तो हमें देखो हमें चाहिए कि 6 बार, यानी कि कह सकते हो 6 पेशेंट को ठीक कर दे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, यानी नंबर ऑफ सक्सेस हमारे लिए कितने हो गए, 6 हो गई। अब उसके बाद देखो उसके बाद हमें n यानी नंबर ऑफ ट्रायल, तो हम लोग कितने लोगों को दे रहे हैं, कितने लोगों पे ट्रायल कर रहे हैं, कितने लोगों पे टेस्ट कर रहे हैं, तो 10 लोगों पे हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, p और q। अब देखो क्या p और q आप लोग को डायरेक्टली कहीं दिखा हुआ मिल रहा है, नहीं, तो आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे भाई, देखो आप लोग को ये दिया है कि एक इस दवा की काम करने की इफेक्टिवनेस है 90%, यानी 90% ये दवा जो है सक्सेस देती है और 10% फेलियर देती है, यानी परसेंटेज में आप लोग को दिया है, परसेंटेज में दिया है 90%, ठीक है। तो पी की परसेंटेज आप लोग को दी हुई है, देखो ये 90% का मतलब यही है कि ये दवा मान लो अगर एक बार किसी पेशेंट को दी जाए तो 90% चांस है कि ये दवा ठीक कर सकती है। तो हमें पी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, यानी एक पेशेंट को देने पे कितना परसेंट चांस है कि ये सक्सेस, तो 90% चांस है। लेकिन हमें परसेंटेज में नहीं निकालना है, हमें पी की वैल्यू चाहिए होगी। तो वैल्यू देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारी कोई वैल्यू दी होती थी, ठीक है, और अगर हमें उसको परसेंटेज में निकालना होता तो हम लोग उसको 10 से 100 से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो अगर हमें कोई चीज परसेंटेज में दी हो और अगर हमें उसके नंबर्स में वैल्यू निकालनी है तो हम लोग सिंपल सी बात है क्या करेंगे भाई, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो जब आप लोग यहाँ पे 90 को 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 0.9, ठीक है। तो यानी यहाँ पे p की वैल्यू आप लोगों को कितनी मिल गई, 0.9 मिल गई। अब q क्या है, q है नंबर ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल। तो यहाँ पे देखिए एक पेशेंट को दवा देने पे कितना परसेंट चांस है, जैसे 90% चांस है सक्सेस होने का, तो 10% चांस मान लेते हैं कि फेल होने का। तो वैसे तो देखो, वैसे तो हमें यहाँ पे पता चल गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर फॉर्मूले से निकालें तो q का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस p, यानी 1 माइनस 0.9, यानी आ जाएगा 0.1, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें सारी वैल्यू हमें मिल गई, p मिल गया 0.9, q मिल गया 0.1, n हो गया 10, x हो गया 6, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, px इज इक्वल टू ncx px qn। देखो यहाँ पे ये px जो दिया होता है इसका कुछ मतलब नहीं होता, ये हमारा यही बताता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 6 बार सक्सेस मिलने की, है ना। इसका कोई कैलकुलेशन में काम नहीं होता है, कैलकुलेशन हमारी हमें इतने पे करनी होती है। तो यह आ जाएगा 10cx 0.9 की पावर 6 इंटू 0.1 की पावर n माइनस एक्स, यानी कि 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये इतनी वैल्यू कट जाएगी, ठीक है, हमने जो कैलकुलेशन करी थी थोड़ी सिमिलर सी है, बाकी ये दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे ये करोगे तो ये दोनों से, फिर फाइनली हमें जो है बेसिकली हमारा जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.01151, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे इसी को, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे इसको अगर आप लोग यहाँ पे जो है परसेंटेज में निकालना चाहो तो ये परसेंटेज में निकल के आएगा 1.1151। तो देखो इतना कम क्यों आ रहा है, इतना कम इसीलिए तो आ रहा है क्योंकि भाई ये दवा क्या है, ये दवा काम ऐसे करती है कि 10 में से 9 लोग को ठीक कर सकती है, लेकिन आप लोग चाहते हो कि 10 में से सिर्फ 6 लोग ठीक हो। तो जब कोई दवा 10 में से 9 लोगों को ठीक कर सकती है तो 10 में से वो 6 लोगों को ही एग्जैक्टली ठीक करे, इसकी परसेंटेज बहुत कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि भाई ये दवा बनी तो है 9 लोगों को ठीक करने के लिए, आप लोग चाहते हो सिर्फ 6 लोग ठीक हो, है ना। तो यहाँ पे इसकी परसेंटेज हमारी बहुत कम निकल के आ गई, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखो
अब एग्जाम में पहली बात तो अगर देखा जाए तो रिसेंट कुछ ईयर्स में हमें जो है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी के पेपर देखे तो इस तरह का क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला है पिछले 1-2 सालों में। ठीक है, अब अगर मान लो बाय द वे आ ही जाता है तो देखो अगर आप लोग क्वेश्चन समझ गए, समझो मेरी बात, अगर समझ गए क्वेश्चन को तब तो सॉल्व कर लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत चांस है ना कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में ना आए। बहुत टिपिकल क्वेश्चन रहते हैं प्रोबेबिलिटी के, ठीक है? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के और जो भी रहते हैं। तो देखो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए ना और अगर ऑप्शन दिया हो, तो मतलब अगर आपके पास है ऑप्शन तो दूसरा क्वेश्चन कर लेना क्योंकि ये मैंने बहुत ये मतलब आप सोचो ये भी कितना टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है? लेकिन ये भी बहुत सिंपल है। आप समझो कि प्रोबेबिलिटी का ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया है, लेकिन अगर मैं आप लोग को ना समझाऊँ तो क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे? हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो जाए, ठीक है? कर भी सकते हो, अच्छी बात है। तो वही बात है कि देखो क्वेश्चन इसमें बहुत टिपिकल आ जाते हैं। बेसिकली इसमें जो है क्वेश्चन बनते हैं एट मोस्ट और एट लीस्ट करके। भाई वहाँ अगर मान लो क्वेश्चन में एट मोस्ट और एट लीस्ट आपसे पूछ लिया, बहुत ध्यान से सुन लो, मत टच करना, मेरी बात मानो। फिर वहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा जो है खो जाओगे। और अगर आप लोग को मान लो पढ़ना है बहुत ज़्यादा इसको, अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो एट मोस्ट और एट लीस्ट वाले क्वेश्चंस को भी, तो देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अटैच करी हुई है, तो वहाँ पे जाके आप लोग थोड़ा-सा डिटेल में देख सकते हो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, ठीक है? बाकी मैंने उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया है, मतलब मैंने कॉन्सेप्ट सारा बता दिया आप लोग को, लेकिन अब उतना क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे क्योंकि फिर आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, बाकी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कैलकुलेशन करनी है। बस ये है कि पी और क्यू का पता लगाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी-कभी। तो अब एक क्वेश्चन आप लोग को जो है स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है? इसको आप लोग प्लीज़ ज़रूर से प्रैक्टिस करना और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप लोग को समझ में आया है, तो आप लोग इसका आंसर मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे भी लगे कि मैंने आप लोगों को समझाया। तो आप लोग को चीज़ें समझ में आई। और बाकी देखिए, बाकी आई होप कि आप लोग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए होंगे और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा देखो यहाँ पे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक और कॉन्सेप्ट आता है मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब देखो मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यूनिट 1 में, लेकिन अगर मान लो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आप लोग इसको निकाल सकते हो। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एन इंटू पी। एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल और पी मतलब की सक्सेस इन ईच ट्रायल। तो यहाँ पे इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग को मीन मिल जाएगा। वेरिएंस की बात करें तो अब आप लोग यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल, सक्सेस और फेलियर तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लोग को वेरिएंस मिल जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो भाई देखो, वेरिएंस हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही तो होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस से निकालें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। भाई इसी का स्क्वायर कर दो तो आप लोग को एनपीक्यू मिल जाएगा। इसी को अंडर रूट कर दोगे तो आप लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ का क्वेश्चन आप लोगों को रिसेंटली एग्जाम में देखने को मिला, तो ये बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है? देखो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ये बहुत क्वेश्चन अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे दिया हुआ है द मीन ऑफ अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 40। मतलब आप लोग को देखो मीन दिया हुआ है, ठीक है? एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप लोग को कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। अब आप लोग को एनपीक्यू निकालना है। देखो मीन दिया हुआ है कितना? 40। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है? 6। अब आप लोग को निकालना है एनपीक्यू। देखो हम लोग लिख लेते हैं मीन। मीन हमारा दिया है 40। देखो अब मीन क्या होता है? एन इंटू पी, यानी एन इंटू पी की वैल्यू हमारी 40 दी है। एन और पी खुद कितने हैं वो हमें नहीं दिया, बल्कि एनपी को मल्टीप्लाई करने पे 40 आएगा, ये हमें दिया हुआ है। और आप लोग को दिया हुआ है कि एनपीक्यू अंडर रूट एनपीक्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 6 दी हुई है। तो अब हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको जो है स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन के दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो हम लोग क्या स्क्वायर करेंगे तो एनपीक्यू इज इक्वल टू, देखो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करोगे तो, और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, ठीक है? उसके बाद देखिए अब आप लोग यहाँ पे क्या करो, क्यू को इधर रखो और एनपी को इधर भेज दो, तो एनपी इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो एनपी की वैल्यू हमें सिंपली दी हुई है 40, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 36 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 0.9। तो यहाँ पे देखिए क्यू हमें मिल गया। क्यू क्या मिला? 0.9। अब हमें पता है पी का फॉर्मूला क्या होता है? पी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 0.1। तो पी भी मिल गया, क्यू भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें एन निकालना है। तो भाई देखिए एनपी हमें दिया हुआ है, एनपी इज इक्वल टू 40, तो पी की जगह रख दो 0, हमारा पी की जगह रख दो आप लोग जो है 0.1, ठीक है? तो पी को पहले इधर भेजो, ठीक है? तो 40 बाई पी आ जाएगा, फिर 40 बाई 0.1 इज इक्वल टू 400। तो एन आ जाएगा 400, ठीक है? पी आ जाएगा 0.1 और क्यू आ जाएगा 0.9। यानी यहाँ पे देखो अगर आप लोग इसको समझना चाहो तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं? 400। और उस ईच ट्रायल में, यानी हर बार ट्रायल में सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1%। और फेल होने के चांसेस कितने हैं? 0.9। यानी कि लगभग 90% चांस इस वाले क्वेश्चन में फेल होने के ज्यादा है और 10% चांस है सक्सेस मिलने के। तो देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है। ये देखो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। कुछ आप लोग को ऐसा दिया होगा, या तो आप लोग को मीन दिया होगा, वेरिएंस दिया होगा, एचडी पूछेगा, या तो एचडी वेरिएंस
ऐसा हो सकता है या तो आप लोग को ये दोनों दिए होंगे और एनपीक्यू पूछेगा, एनपी पूछ सकता है, तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है, इधर उधर करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है, और ये हमारा हो जाता है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो सबसे पहली बात ये हमारा एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमने देखा ही, इसमें नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स होता है। अब देखो नंबर ऑफ ट्रायल का मतलब है जैसे मान लो सिक्का उछाल के आप लोग को हेड लाना है, तो ये नहीं है कि अब इन्फिनाइट टाइम आप लोग सिक्का उछालोगे, 100 बार 200 बार, यानी कुछ फिक्स नंबर होगा जिसको काउंट करा जा सके। और हर ट्रायल के दो ही आउटकम होंगे, ठीक है, या तो सक्सेस मिलेगा या तो फेलियर मिलेगा। जैसे दवा दे रहे हो तो या तो दवा काम करेगी या तो नहीं करेगी। ट्रायल्स हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने जैसे सिक्के से मान लो तो एक सिक्का उछाला, ठीक है, तो एक सिक्का उछालने पे एक बार हेड आया तो दूसरी बार भी हेड आने के चांसेस बढ़ जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, हर बार मतलब बराबर बराबर चांसेस होंगे। और मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा हमारा एनपी, ठीक है। तो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें एप्लीकेशन इन बायोस्टेटिस्टिक्स, तो यहाँ पे देखिए भाई बायोस्टेटिस्टिक्स में हम लोग यहाँ पे देखो ये सब थोड़ा सा याद कर लेना, जैसे हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है, ड्रग सक्सेस रेट स्टडीज, डिजीज प्रेजेंस, जेनेटिक इनहेरिटेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं अपने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। और बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो बात करें लोग यहाँ पे पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो देखो सबसे पहली बात ये भी हमारा एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। अब देखो एक बहुत सिंपल सी चीज समझना कि बाइनोमियल और पॉइसंस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि है तो दोनों डिस्क्रीट के ही। देखो एक सिंपल सा डिफरेंस आप लोग इतना समझना कि जो पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये बहुत ही रेयर इवेंट की बात करता है, यानी इसमें आप लोग ये समझो जो वैल्यूज होंगी वो हमेशा आप लोग को 0 पॉइंट, मतलब इसमें जो जैसे बाइनोमियल में हमने देखा था कि जो पॉसिबिलिटी मतलब जो हमें सक्सेस यानी पी हमारा क्या होता था, सक्सेस इन ईच ट्रायल, तो वो जनरली हमारा इतना भी कम नहीं होता था, है ना, लगभग मतलब 10-20% के आसपास होता ही था, 50 भी हो जाता था, 90% भी हो जाता था। लेकिन आप ये समझो जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन होंगे वहां पे आप लोग को जो पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हमेशा 0.1 0.2 मतलब बहुत 0.001 ऐसे देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझो, मान लो एग्जाम्पल हो कि प्लेन क्रैश, तो आपको पता है प्लेन क्रैश क्या बहुत ही नॉर्मल इवेंट है भाई, बहुत कम होता है, ठीक है। रिसेंटली एक बहुत ही बुरा प्लेन क्रैश हुआ था, ठीक है, तो जो बहुत ही सैड न्यूज थी, लेकिन जनरली नहीं होता है। प्लेन सबसे सेफेस्ट रूट ऑफ ट्रैवल माना जाता है, सबसे सेफेस्ट रूट ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है प्लेन, ठीक है। प्लेन क्रैश होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, 0.01% होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से मान लो एक एग्जांपल कि एक ही ट्यूब में आप लोग की जो कॉपी है वो अच्छी चेक हो जाए, मतलब फेयर तरीके से चेक हो जाए, जिसने अच्छी ना लिखा हो वो उसकी वो फेल हो जाए, जिसने बहुत अच्छा लिखा हो वो टॉप कर जाए, ठीक है। तो इसके चांस भी मतलब ये तो जस्ट एक चलो फनी एग्जांपल हो गया, ठीक है, बाकी आप समझ रहे हो, ठीक है। प्लेन क्रैश बहुत ही रेयर इवेंट होता है। उसके बाद इंडस्ट्री, जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में आग लग जाए, तो ये सब चीजें बहुत रेयर होती है ना। जैसे देखो मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, वहां पे आप लोगों से बोला जाए कि प्लेन मतलब चलो इसको हटाओ, प्लेन क्रैश नहीं बोलते, मान लो देखो बुरा ही है, लेकिन हाँ देखो बुरी चीजें ही तो बहुत मतलब अब ऐसे भी नहीं बोल सकते, लेकिन मतलब देखो जो भी चीजें बहुत ही रेयर होती हो ऐसी चीजें, जैसे मान लो कि आप लोगों से बोला जाए, ठीक है, कि क्वेश्चन में कि आप लोग बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि एक इंडस्ट्री में, ठीक है, कि एक साल में 5 इंडस्ट्री में आग लग जाए, तो वहां पे आप लोग देखो तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है ना। तो वहां पे सक्सेस हमारे लिए क्या, इंडस्ट्री में आग लगना, लेकिन वो लगेगी नहीं क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, बहुत ही रेयर इवेंट की यहाँ पे बात होती है। और बाकी इन सिंपल वर्ड यहाँ पे ये बताता है कि जो एक रेयर इवेंट है मतलब वो कितने गिवन पीरियड में ऑफ टाइम में कितनी बार हो सकता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका जो फॉर्मुला होता है वो क्या होता है, वहां पे इसका फॉर्मुले में भी आप लोगों को कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल। अब देखो ई की पावर माइनस एम, ई क्या होता है, ई हमारे कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.7183, ठीक है। तो लॉग ई आपने अगर सुना हो, ठीक है, तो ये वहीं से आया हुआ है। और एम, एम हमारा होता है मीन, तो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू पी। अब एन क्या होता है, एन होता है वही चीज है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, और पी होता है पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे बेसिकली हमें मीन निकालना है, ये समझो, यानी हमें मीन निकालना है, फिर उसकी पावर एक्स रखनी है। एक्स क्या है, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, ठीक है, कि जो भी इवेंट है बेसिकली, या फिर कह सकते हो जो टोटल नंबर ऑफ सक्सेस है, यानी जो हमें चाहिए कि जैसे मान लो एक इंडस्ट्री में 5 बार आग लग जाए, ठीक है, मतलब 5 इंडस्ट्री में आग लग जाए एक साल में, तो वो 5 हमारा हो गया नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, है ना, कि 5 बार आग लगे, तो नंबर कितनी बार वो इवेंट हो रहा है, वो रेयर इवेंट कितनी बार हो रहा है, तो वो हमारा हो गया एक्स। और एम हो गया मीन, ई हमारा कांस्टेंट है, एन हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हो गया। अब इसको क्वेश्चन से समझ लेते हैं, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, फिर भी समझ लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो।
कि देखो मान लो आप लोगों से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल सफर्स एन एडवर्स रिएक्शन इज 0.002। देखो वही चीज है, बहुत कितना कम है। देखो अब सिंपल सी बात है कि भाई एक दवा के एडवर्स एडवर्स रिएक्शन होने के चांसेस बहुत कम ही होते हैं, है ना? बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि कोई दवा एडवर्स इफेक्ट अपना शो करे, ठीक है? कुछ-कुछ ऐसी भी होती हैं तो उनको मार्केट से विथड्रॉ कर लिया जाता है, उनको मार्केट से हटा ही दिया जाता है। बाकी जनरली जो दवाएँ सेफ हैं, वो बहुत कम चांस होता है कि आप लोग को एडवर्स इफेक्ट दे। जैसे मान लो पैरासिटामॉल खाए, तो पैरासिटामॉल खाने के बाद किसी को एडवर्स इफेक्ट हो, इसके चांस कितने हैं? बहुत ही कम है, बहुत कम, है ना? 0.002 ऐसा ही तो है। तो वही चीज़ है कि मान लो कोई दवा है, ठीक है? तो उससे एक इंडिविजुअल को एडवर्स इफेक्ट होने के चांस हमारे 0.002 हैं। अब हमें क्या पता लगाना है? डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल एग्जैक्टली 2 विल सफर एन एडवर्स रिएक्शन। अब मान लो एक दवा 1000 लोगों को दी गई, ठीक है? तो क्या क्या चांस है कि 1000 में से 2 लोगों को एडवर्स रिएक्शन हो जाए, एग्जैक्टली 2 लोगों को। अब देखो यहाँ पे वही बात है कि वैसे मैं आप लोगों से उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जैक्टली वर्ड आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर कहीं एट लीस्ट या फिर एट मोस्ट आया, तो फिर पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। अगर यही क्वेश्चन हमारा होता है कि एट लीस्ट 2 विल सफर एन एडवर्स रिएक्शन, या फिर हो जाता है एट मोस्ट 2 विल सफर एन एडवर्स रिएक्शन, तो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उतना हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है? इतना कॉम्प्लिकेशंस में अभी इसको सिंपली समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दवा, ठीक है, एक दवा की जो कह सकते हो पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स रिएक्शन, यानी कह सकते हो देखो एक दवा मान लो एक लोगों को दी जाए, तो वहां पे 0.002। अब देखो ये परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग ये समझो कि उसकी यहाँ पे बेसिकली आप लोग को पी की वैल्यू दी हुई है। आप इतना सिंपली समझो, पी क्या होता है? पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। तो यहाँ पे कह सकते हो एडवर्स रिएक्शन हो जाना हमारे लिए सक्सेस है, और होने के कह सकते हो चांसेस कितने हैं? 0.002। अब ये परसेंटेज में नहीं है, ठीक है? परसेंटेज में अगर आप लोगों को निकालना है तो ये हमारा 0.2% आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखो पी की वैल्यू हमें दे दी गई है, ठीक है? अब हमें यहाँ पे क्या एन हमारा दिया है कि हमें 1000 लोगों पे ट्रायल करना है, और हमें सक्सेस चाहिए 2 लोगों पे, यानी 2 लोगों पे हमें चाहिए कि हम लोग यहाँ पे जो है कम से कम 2 लोगों को एडवर्स इफेक्ट हो जाए। तो अब हमें क्या-क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है एम, मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू पी। तो एन इंटू पी आप लोग करोगे तो आ जाएगा 2। 1000 को जब आप लोग 0.002 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है? अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारा होता है पी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एम, एम की पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल। तो देखो m क्या है? m है हमारा 2, तो e की पावर हो जाएगा -2 इंटू m क्या है? 2, 2 की पावर x भी हमारा 2 है, तो 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है? डिवाइडेड बाई अब x फैक्टोरियल, तो x क्या है? 2, तो 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1, सिंपल है भाई। 2 का फैक्टोरियल क्या होगा? 2 से पहले क्या आता है? 1 ही तो आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर हमारा देखो e की पावर -2, और यहाँ पे देखो 2, 2 की पावर 2, तो देखो 2 इंटू 2 क्या हो जाता है? 4 हो जाता है, ठीक है? और यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 4 हो गया, और यहाँ पे नीचे आ गया 2 इंटू 1, देखो ये कुछ नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 से 2, यहाँ पे बेसिकली 2 बच जाएगा, ठीक है? जब 2 से 4 कटोगे तो आप लोग का यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा देखो 2 इंटू ई की पावर -2, समझ रहे हो ना? देखो भाई 4, 2 से 4 काटोगे तो 2 बचेगा, ठीक है? 2 बच गया और ई की पावर -2 बच गया। अब यहाँ पे देखो -2 है, अब माइनस की पावर हम लोग कैसे निकालते हैं भाई? वो तो हमें आता नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ माइनस में, पावर अगर माइनस में होती है तो उसको आप लोग 1 के नीचे भेज दो। जैसे बहुत ही सिंपल है, जैसे मान लो आप लोगों से लिखा हुआ है 2 की पावर -3, तो आप लोग इसको ऐसे नहीं कैलकुलेट करोगे, बल्कि इसको 1 से नीचे भेज दो तो आ जाएगा 2 की पावर 3। अब आप लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो कि 1/2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है, ठीक है? तो आप लोग मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे आप लोग करना होता है, कोई भी पावर माइनस में दी हो तो उसको 1 से बटे में ला, मतलब 1 से डिवाइड करके नीचे लाके फिर पॉजिटिव में कर दो। तो वही चीज़ है कि अगर e की पावर -2 है तो हम लोग क्या करेंगे? 1/e की पावर +2 कर देंगे, ठीक है? फिर आप लोग यहाँ पे क्या करोगे? e की वैल्यू रखोगे, फिर यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 7389, ठीक है? अब उसके बाद जब आप लोग यहाँ पे इसको 1 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.1353। फिर आप लोग यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.2706, यानी कि यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी निकल के आई? 0.2706। और अगर हम लोग यहाँ पे इसको परसेंटेज में निकालें तो परसेंटेज में लगभग यहाँ पे ये निकल आ जाएगा हमारा यहाँ पे लगभग 27.6%, ठीक है? 27.06%। तो भाई देखो 27% क्यों निकल के आ रहा है? क्योंकि देखो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0.02002 है, और हम लोग यहाँ पे 1000 में से चाहते हैं कि 2 लोगों पे हो जाए। तो देखो हो भी सकता है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी तो है ही है। तो समझ रहे हो, ये बहुत ही रेयर इवेंट की बात करता है ना? देखो 1000 में से हम लोग 2 लोगों पे देख रहे हैं, तो ये बहुत ही रेयर इवेंट हो गया ना? तो ऐसे केस में आप लोग को ये वाला हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। अब ऑल्दो यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, तो आप लोग इतना टेंशन मत लो। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि देखो, जो कि मतलब यहाँ से क्वेश्चन ऐसा थ्योरी से ज्यादा आते हैं। इसके देखो इसका जो न्यूमेरिकल है ना,
वो आप लोग को यहाँ नहीं मिलेगा, वो आप लोग को मिलेगा हाइपोथेसिस में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो एग्जाम्पल हैं, जो न्यूमेरिकल है, वो आप लोग को मिलेगा हाइपोथेसिस में, और उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हम लोग इसको थ्योरी से समझ लेते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हाइपोथेसिस समझने के लिए, तो इसको थोड़ा समझना। देखो, सबसे पहली बात तो ये समझो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक टाइप का होता है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ऐसी वैल्यू जिनको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते। जैसे मान लो किसी का ब्लड प्रेशर, अगर आपने बोला है कि सॉरी किसी का अगर आपने बोला कि ड्रग कंसंट्रेशन है 2.3 mg पर ml, तो वहां पे वो एग्जैक्टली 2.3 कभी हो ही नहीं सकता। वो हो सकता है 2.313 हो, और ज्यादा कैलकुलेट करोगे तो 2.314 हो सकता है, और 3134 हो सकता है, और ज्यादा करोगे तो 2.31345 हो सकता है। तो मतलब कोई एंड है ही नहीं, है ना। कैलकुलेट करते चले जाओ तो कोई एंड नहीं है। तो हम लोग इसको जनरली बोल सकते हैं 2 से 3। तो ये रेंज आ जाती है, तो रेंज में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, समझ गए। बाकी देखो, इसको हम लोग यहाँ पे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और अब देखो, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है इसका ग्राफ, जो कि हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, और इस ग्राफ को बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व। अब बेल शेप का मतलब क्या है? बेल मतलब घंटी। तो भाई देखो, घंटी अगर आपने कभी मंदिर की घंटी देखी हो तो वो बिल्कुल ऐसी ही तो होती है, ऐसी नहीं होती है। मंदिर की घंटी ऐसी होती है ना। हमारा तो बिल्कुल ये देखिए घंटी की तरह का होता है, इसीलिए हम लोग उसको बोल बेल शेप कर्व। अब ये कर्व आखिर बताना क्या चाहता है, इसको बहुत ध्यान समझना है। देखो, यही समझना है, बाकी हमें इसमें कुछ खास नहीं जानना है। देखो, ये कर्व बेसिकली बताता ये चाहता है कि देखो, इसमें सबसे पहले ये समझो कि जो सेंटर की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आप लोग को दिख रही है, ये हमारा होता है मीन। तो मुझे पता है आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, इसको हम लोग एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ये एग्जांपल आप ये समझो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए बहुत अच्छा है, पर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एकदम एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है। अच्छा, आपको पता है कि जैसे इंडिया में जो एवरेज हाइट है लोगों की, वो कितनी है? जैसे मेल की बात करते हैं स्पेशली, तो इंडिया में जो मेल की एवरेज हाइट है वो लगभग यहाँ पे 5'8" के आसपास है, ठीक है। 5 फीट 8 इंच के आसपास ही लगभग आप लोग देखोगे तो सबकी हाइट लगभग इतनी ही होती है, ठीक है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी हाइट यहाँ पे क्या होती है, 6 फीट से ज्यादा होती है, और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी हाइट यहाँ पे 5 फीट के आसपास होती है ना। तो 5 फीट मतलब क्या हो गया कि इंडिया में 5 फीट के लोग भी बहुत कम है, और 6 फीट से ज्यादा के लोग भी बहुत कम है। लेकिन ज्यादातर लोग कितने हैं? ज्यादातर लोग यहाँ पे 5'8" के आसपास है, मेल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ज्यादातर लोग की हाइट यहाँ पे इसी के आसपास है। तो अब अगर मान लो हम लोग यहाँ पे एक सर्वे करें, ठीक है, और सर्वे में हम लोग यहाँ पे 50,000 लोगों की हाइट मेजर करें, ठीक है। मान लो हमने इंडिया में 50,000 लोगों की हाइट मेजर करी, ठीक है, और उसको हमने यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट किया। एक्स यानी कि एक्स एक्सिस पर हमने रखा हाइट को, ठीक है, मतलब कि हाइट को रखा हमने हाइट इन फीट, और वाई एक्सिस पर हमने रखा पॉपुलेशन को, जो कि 1000 में है। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 का मतलब 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 50,000 है। तो 50,000 लोगों की जब हाइट हमने मेजर करी और उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया, तो हमने क्या देखा? हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला। अब ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? देखो, इस ग्राफ में अगर आप लोग बिल्कुल सिंपली देखो तो यहाँ पे देखो सबसे बीच में क्या है? 5.8, ठीक है। और 5.8 में अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ग्राफ सबका कर्व सबसे ऊंचा गया है, और सबसे ऊंचा गया इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू देखो तो एक्स की वैल्यू जब 5.8 है तो वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 36, यानी कि सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? यही तो बता रहा है कि 50,000 लोगों में से जो सबसे ज्यादा यानी कि 36,000 लोगों की हाइट लगभग यहाँ पे 5'8" के आसपास पाई गई, ठीक है। देखो, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए सबसे बढ़िया ग्राफ है, ये चीज समझना, ठीक है। बाकी ये एग्जैक्ट उसका ग्राफ है नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली उसका ग्राफ क्वेश्चन से आप लोग शायद समझ ना पाओ, इसलिए इसी से समझ लो, ठीक है। तो देखो, ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जो मीन है, अब देखो मीन का मतलब क्या हो गया कि 5'8" हमारा मीन हो गया, यानी 5'8 सबसे मेन कह सकते हो एक एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है कि इंडिया में जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? 5'8। तो 5'8 यानी कि जो एवरेज है, एवरेज हाइट वाले बंदे ही इंडिया में सबसे ज्यादा है। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर आप लोग देखो तो अब यहाँ पे अगर आप लोग इस वाली वैल्यू को देखो तो इस वाली वैल्यू पे देखो, एक तरफ क्या है? 5 है, और दूसरी तरफ देखो तो यहाँ पे इसी वैल्यू पे देखो 6 भी है। यानी जो 1000, देखो यहाँ पे अगर आप लोग इस वाई में 1000 लोग देखो तो 1000 लोग ऐसे हैं, 50,000 में से 1000 लोग ऐसे मिले जिनकी हाइट थी 5 फीट, और 1,000 लोग ऐसे मिले जिनकी हाइट लगभग 6.6 फीट थी। यानी कि देखो, अब यहाँ पे ये दोनों क्या हो गया? बहुत ही रेयर हो गए। यानी देखो, बहुत कम ऐसे लोग थे जिनकी हाइट थी 5 फीट,
बहुत कम ऐसे लोग थे जिनकी हाइट थी 6.6 फीट, और बाकी जितने भी लोग थे, जैसे कुछ लोग की 5-6 भी थी, कुछ लोग की 5-4 भी थी, वो सारे यहाँ पे इस 5-8 के इधर-उधर है, ठीक है? कुछ की 6 भी थी, कुछ की 6.2 भी थी, तो वो सारे इधर-उधर है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो 5-2, ठीक है? 5-4 का मान लो, 5-4 का अगर आप लोग यहाँ पे देखो, तो लगभग मान लो कि हाँ, 14,000 लोग ऐसे हैं जिनकी हाइट 5-4 है, ठीक है? उसी तरीके से मान लो 6.2 मान लो, तो ठीक है, तो वही 13-14,000 ऐसे हैं जिनकी 6.2 निकल गई। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से यहाँ पे देखो, ये ग्राफ बहुत अच्छे से बता रहा है कि ज्यादातर लोगों की हाइट यहाँ पे कितनी है, 5-8 है, ठीक है? बहुत कम लोगों की हाइट यहाँ पे 5 फीट है, और बहुत ही कम लोगों की हाइट यहाँ पे 6.6 फीट भी है, ठीक है? और ज्यादातर लोग यहाँ पे इस 5-8 के आसपास है, ठीक है? जैसे और अगर आप नंबर्स देखो तो और नंबर देखो, और नंबर भी इसी के आसपास हैं, लेकिन वो इसके आसपास है, मीन के आसपास है। तो देखो, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है वो हमें यही बताता है कि ज्यादातर जो वैल्यू होती हैं वो एवरेज के आसपास होती हैं। देखो, सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ है, देखो ये वैल्यू बता रहा है, ये जो जितना हाइट है कर्व की उतना ज्यादा वैल्यू है। तो देखो, ज्यादातर जो हाइट वाली वैल्यूज है वो इसके आसपास ही तो है, और बहुत कम वैल्यूज है जो मेन से बहुत दूर चली गई। जैसे देखो, यहाँ तक की वैल्यू इसके आसपास है, और ये दोनों वैल्यू बहुत दूर चली गई। तो वही चीज है कि बहुत, अब देखो ये दोनों वैल्यू कितनी है भाई, देखो ये सिर्फ इतनी वैल्यू है जो कि इससे बहुत दूर गई है, जो कि बहुत कम है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या बताता है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको हम लोग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और इसका जो ग्राफ होता है बेल शेप्ड होता है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देखें तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं, और हाईएस्ट पॉइंट जो कर्व का होता है वो मीन बताता है, ठीक है? जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो एवरेज दिखाता है। तो यहाँ पे देखो, वही चीज है कि एवरेज हाइट यहाँ पे दिखा रहा है 5-8, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा लोगों की है, और सबसे ज्यादा नंबर हमारा एवरेज के आसपास ही होता है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे द मोस्ट वैल्यू लाइक क्लोज टू द मीन, और देखो ज्यादातर जो वैल्यूज हैं, जैसे और भी अगर आप लोग देखो तो ज्यादा वैल्यू हमारी क्या है, मीन के आसपास है, और बहुत कम, यानी कि देखो सिर्फ 1-2 हजार, यानी कि 2,000 तक की वैल्यू हमारी मीन से दूरी पे है, ठीक है? बाकी जितनी वैल्यू है ना, 14,000, 13,000, ये सारी इसके आसपास है। तो वही चीज की मोस्ट वैल्यू लाइक क्लोज टू द मीन, फीवर वैल्यू अकर्स एट एक्सट्रीम। और एप्लीकेशन की बात करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग यहाँ पे जनरली हाइट, वेट मेजरमेंट, ब्लड प्रेशर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है? अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ उसको भी देखना, ठीक है? तो समझने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से। बाकी देखिए, यहाँ पे हमारा जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक खत्म हो जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे वही हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बहुत डिटेल में देखेंगे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक की बात और कर लेते हैं, जो कि हमारा हो जाता है सैंपल एंड पॉपुलेशन। तो देखो, अब ये भी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सैंपल एंड पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है, पहले हम लोग देखते हैं कि ये दोनों होते क्या है, फिर हम लोग देखेंगे इनको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, पॉपुलेशन पॉपुलेशन अगर हम लोग देखें तो ये रिफर करता है इंटायर ग्रुप। देखो, जब हम लोग पूरे पूरे किसी ग्रुप की बात करते हैं तो वो हमारा हो जाता है पॉपुलेशन। अब मुझे पता है ऐसे नहीं समझ पा रहे होगे। देखो, जैसे मान लो इंडिया में जितने भी फार्मेसी के बच्चे हैं, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ पे चाहते हैं, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग उस पूरे बच्चों की बात करें, ठीक है, पूरे बच्चों की, तो वो हमारा हो गया, क्या हो गया, पॉपुलेशन। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि इंडिया में जितने भी फार्मेसी के बच्चे हैं, हम लोग देखना चाहते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर उनका या फिर कह सकते हो, चलो हम लोग देखना चाहते हैं कि इंडिया में जितने भी फार्मेसी के बच्चे हैं उनका आईक्यू लेवल कैसा है, उनकी हाइट कितनी है, कुछ भी मेजर करना हो। तो अगर हम लोग पूरे पूरे इंडिया के फार्मेसी स्टूडेंट की जब बात करेंगे तो वो हो जाएगी पॉपुलेशन। लेकिन अब मान लो इंडिया में हर एक फार्मेसी स्टूडेंट की अगर हमें जो है बात करनी है, मान लो पूरे फार्मेसी स्टूडेंट के बारे में हमें डाटा कलेक्ट करना है, तो क्या हम लोग पूरे हर एक फार्मेसी स्टूडेंट को देखेंगे? हम लोग जनरली ऐसा तो नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि अच्छा, इंडिया के फार्मेसी स्टूडेंट के बारे में हमें कोई जानकारी चाहिए, तो हम लोग एक काम करते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, यूपी है, तो यूपी के अंदर जितने फार्मेसी स्टूडेंट हैं हम लोग उनका हाइट मेजर कर लेते हैं, या फिर उनका आईक्यू लेवल चेक कर लेते हैं, और उनका आईक्यू लेवल जो भी आएगा उससे हम लोग आइडिया लगा लेंगे कि इंडिया में कितना है। तो देखो, अब अगर इंडिया के फार्मेसी स्टूडेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो हो गया, ये हो गया पॉपुलेशन। और इंडिया के फार्मेसी स्टूडेंट के बारे में पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूपी के फार्मेसी स्टूडेंट को लेके उनका आईक्यू लेवल चेक कर लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा सैंपल। देखो, सैंपल हमेशा यहाँ पे पॉपुलेशन से ही आता है। देखो, यूपी इंडिया का ही तो पार्ट है। जैसे मान लो इंडिया के फार्मेसी स्टूडेंट की अगर हमें बात करनी है, तो क्या हम लोग यहाँ पे कनाडा के फार्मेसी स्टूडेंट का सैंपल लेंगे? ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ये चीज समझना कि जैसे आप ये समझो, मान लो पॉपुलेशन अगर मान लो हम लोगों ने ऐसे दिखाया, ठीक है, मान लो ये हमारे इंडिया के फार्मेसी स्टूडेंट हो गए टोटल, तो जो सैंपल है वो हमेशा इसी के अंदर से बनेगा, है ना? ऐसा नहीं होगा कि सैंपल हमारे इसके बाहर चला जाए। जैसे
अब यहाँ पे देखो ये चीज समझना कि यहाँ पे पॉपुलेशन और सैंपल हमेशा रिस्पेक्टिव होते हैं एक दूसरे के, फिक्स नहीं है। जैसे ये नहीं जरूरी कि अब इंडिया के जितने फार्मेसी स्टूडेंट है वही पॉपुलेशन होगी। अब जैसे मान लो आप लोग, अब मान लो कोई बोले कि यूपी के जितने फार्मेसी स्टूडेंट हैं उनका आईक्यू हमें चेक करना है, तो यूपी के जितने फार्मेसी स्टूडेंट हैं उन वो क्या हो गए, वो पॉपुलेशन हो गई। और यूपी का सबसे बड़ा सिटी कौन सा हो गया, जनरली लखनऊ हो गया। तो अब अगर हमें यूपी के फार्मेसी स्टूडेंट के बारे में पता करना है तो हम लोग एक काम करते हैं, लखनऊ के फार्मेसी स्टूडेंट को चेक कर लेते हैं, और उनको चेक करके जो रिजल्ट आएगा उससे हम लोग आइडिया लगा लेंगे कि यूपी के फार्मेसी स्टूडेंट की क्या हालात है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा बेसिकली हमारा सैंपल हो गया। ठीक है, और यूपी वाला हमारा क्या हो गया, बैच हो गया, मतलब पॉपुलेशन हो गया। देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो एक बैच में हमारी 10,000 टैबलेट बनके तैयार हो रही है। ठीक है, तो 10,000 टैबलेट हमारी क्या हो गई, पॉपुलेशन हो गई। लेकिन जब इस 10,000 टैबलेट के बारे में हमें कुछ पता करना होता है तो क्या हम लोग इस 10,000 टैबलेट को पूरा पूरा चेक करते हैं, ऐसा थोड़ी है। हम लोग क्या करते हैं, इस 10,000 में से रैंडमली कोई 100 टैबलेट चेक कर लेते, सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना, ले लेते हैं, और फिर उसका पूरा टेस्ट करते हैं, उसका उसका हार्डनेस टेस्ट करते हैं, उसका उसका डिसोल्यूशन रेट चेक करते हैं, उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो 100 टैबलेट हमने उठाई ये क्या हो गई, सैंपल हो गई। तो ये 100 हमने इसी में से तो उठाई, तो देखो 10,000 टैबलेट हो गई पॉपुलेशन और 100 टैबलेट हो गई सैंपल। देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है भाई, आप लोग के ब्लड में, मान लो आप लोग को आपके खून की जांच करानी है। ठीक है, तो क्या आप लोग पूरा पूरा अपना बॉडी का खून निकाल के दे देते हो जांच करने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। आप लोग क्या करते हो, अपने ब्लड का एक छोटा सा सैंपल ही तो देते हो। भाई क्या बोलते हैं कि भाई आपका ब्लड सैंपल चाहिए, तो ब्लड सैंपल का मतलब क्या हो गया कि आपके ब्लड का एक थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने निकाल लिया। ठीक है, और उस थोड़े से हिस्से को चेक करके आपके पूरे बॉडी के ब्लड की रिपोर्ट वो लोग बता देते हैं। तो वही चीज तो है। देखो सैंपल क्या होता है, सैंपल बेसिकली हमारा पॉपुलेशन का एक हिस्सा होता है, और पॉपुलेशन जब होता है हमारा इंटायर ग्रुप, और पॉपुलेशन और सैंपल हमेशा एक दूसरे के रिस्पेक्टिव होते हैं, है ना। ये नहीं है कि फार्मेसी स्टूडेंट की हमने बात करी तो अब जैसे फार्मेसी स्टूडेंट अब पूरे वर्ल्ड के भी हो सकते हैं, है ना। तो वहां पे डिपेंड करता है कि आप लोग यहाँ पे सैंपल क्या ले रहे हो, सैंपल के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन हमारी सेलेक्ट होती है। जैसे मान लो ये हो गया इंडिया, ठीक है, और ये हो गया यूपी के फार्मेसी स्टूडेंट। अब यही यूपी में मान लो लखनऊ, तो देखो ये हो गया लखनऊ, तो अब देखो अब यहाँ पे ये सैंपल ये पॉपुलेशन, और अगर ये सैंपल तो ये पॉपुलेशन, समझ गए। तो ये होता है हमारा सैंपल पॉपुलेशन। बहुत ही सिंपल था, आई होप कि समझ गए होंगे। बहुत सिंपल है, ब्लड सैंपल से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। भाई आपके पूरे बॉडी का ब्लड हो गया पॉपुलेशन, और जो छोटा सा सैंपल आप लोग देते हो वो हो गया सैंपल। ठीक है, तो पॉपुलेशन बेसिकली हमारा एक इंटायर ग्रुप होता है। ठीक है, जो कि जिसमें हम देखो पॉपुलेशन बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जिसमें हम लोग रिसर्च करना चाह रहे हैं। जैसे मान लो हमें मान लो कि पूरे इंडिया में, ठीक है, इंडिया में जितने भी डायबिटिक स्टूडेंट हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, हमें उन पे स्टडी करनी है। तो क्या हम लोग पूरे इंडिया के डायबिटीज मरीज को लेके चलेंगे, ऐसा थोड़ी है। हम लोग क्या करेंगे, इंडिया में अगर हमें लिखना है तो हम लोग हर स्टेट से कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेशेंट को सेलेक्ट करेंगे, उनकी टेस्टिंग करेंगे, और उसके बेसिस पे हम लोग आइडिया लगा लेंगे कि इंडिया में क्या हाल चल रहा है। ठीक है, तो वही होता है। देखिए इट कंटेन्स ऑल पॉसिबल डाटा पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इसमें सारा कुछ होता है, मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो पूरे इंडिया की डायबिटीज पेशेंट की बात करें तो वो हो गया पॉपुलेशन। पूरे फार्मास्यूटिकल बैच में जितनी टैबलेट प्रोड्यूस हुई वो हो गया पॉपुलेशन। ठीक है, एक कॉलेज में जितने पूरे के पूरे बच्चे हैं फार्मेसी के वो हो गई पॉपुलेशन। ठीक है, और वहीं पे मान लो कि हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चे ले लिए, वो हो गया सैंपल, सिर्फ सेकेंड ईयर के ले लिए, हो गए सैंपल। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग पॉपुलेशन की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखो पॉपुलेशन का साइज हमेशा जनरली बहुत बड़ा होता है। जैसे मान लो आप लोगों ने सिर्फ इंडिया के फार्मेसी स्टूडेंट की बात करें तो बहुत है भाई, इंडिया में टोटल फार्मेसी स्टूडेंट कितने, बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टडिंग द, अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग को पॉपुलेशन पे कोई स्टडी करनी है तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। जैसे मान लो अब देखो यहाँ पे ये मेडिकल में कैसे यूज होता है, जैसे वही चीज है कि मान लो हमें हाइपरटेंसिव पेशेंट की स्टडी करनी है, तो पूरे पूरे इंडिया के हाइपरटेंसिव पेशेंट को थोड़ी स्टडी करेंगे। हम लोग एक छोटा सा सैंपल लेंगे, मतलब कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे और उनके बेसिस पे हम लोग आइडिया लगा लेंगे। तो हम लोग कभी भी पूरे पॉपुलेशन की स्टडी नहीं करते, लेकिन उस पॉपुलेशन से ही हम लोग यहाँ पे कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग सैंपल बोल देते हैं। सिंपल सी बात है, और हम लोग स्टडी हमेशा सैंपल पे करते हैं। तो ये हमारा होता है पॉपुलेशन और सैंपल, इसको हम लोग बेसिकली रिसर्च में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो एक चीज समझना कि आप लोग के सब्जेक्ट का नाम क्या है। आप लोग के सब्जेक्ट का नाम है बायो स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, बायो स्टेटिस्टिक्स, एंड आगे भी है, आगे क्या है, आगे है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो हमें रिसर्च के बारे में भी पढ़ना है ना। तो अब देखो यहाँ से जो भी टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे रिसर्च के हो रहे हैं। ठीक है, बायो स्टेट्स के टॉपिक यहाँ पे समझ लो जनरली खत्म हो जाते हैं। अब ये जो सैंपल पॉपुलेशन हाइपोथेसिस है ये सारा रिसर्च का टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखोगे तो ये सारे रिसर्च में आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो वही चीज है कि बेसिकली जब भी हमें कोई रिसर्च करनी होती है तो हम लोग यहाँ पे सैंपल लेते हैं, लेकिन सैंपल बेसिकली हम लोग पॉपुलेशन के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं।
तो आई होप कि आप लोग को आइडिया लग पा रहा होगा। बाकी देखो सैंपल क्या होता है, स्मॉल सबसेट होता है पॉपुलेशन का, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं स्टडी करने के लिए। रिसर्चर क्या होते हैं, सैंपल से डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको जनरलाइज कर देते हैं। मतलब अच्छा सॉरी, आप लोग को तो दिख ही नहीं रहा, सॉरी 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 ठीक है। तो देखो रिसर्चर मतलब सैंपल क्या होता है, स्मॉल सबसेट होता है पॉपुलेशन का, ठीक है, जिसमें रिसर्चर स्टडी करते हैं। और रिसर्चर क्या करते हैं, सैंपल से डाटा कलेक्ट करते हैं और उसी को जनरलाइज कर देते हैं। जैसे मान लो 1000 लोगों की स्टडी हुई और उसमें 100 लोग डायबिटिक पाए गए, तो वो कितना आएगा, 10%। तो उसी को जनरलाइज कर देंगे कि अच्छा अगर 1000 में से 100 लोग डायबिटिक हैं, तो फिर पूरे इंडिया में भी लगभग ऐसा ही डाटा होगा, यानी 10% लोग पूरे इंडिया में भी डायबिटिक हो सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे पॉपुलेशन मतलब ऑल डायबिटीज पेशेंट इन इंडिया, और सैंपल मतलब कि 500 डायबिटिक पेशेंट जो कि हॉस्पिटल से सेलेक्ट किए गए, तो ये हमारा हो जाता है। तो बाकी देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे गुड सैंपल, अब देखो एक जैसे सैंपल लेना भी एक कला है। जैसे सैंपल लेना कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो, जैसे एग्जांपल के लिए कि मान लो हमें यहाँ पे जैसे मान लो एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, ठीक है, और उसमें हमें चेक करना है कि इस क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। तो मान लो ये पूरी क्लास हो गई पॉपुलेशन, ठीक है। अब हमें इसकी जो परफॉर्मेंस अगर चेक करनी है, तो हम लोग इस क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 100 में से किसी 10 बच्चे को सिलेक्ट करेंगे और उनके मार्क्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब अगर इनके मार्क्स के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्लास का आइडिया लगाएंगे। लेकिन लेकिन यहाँ पे ये 10 बच्चे आपने कौन से सेलेक्ट किए, ये बहुत मैटर करता है। जैसे मान लो अगर आपने क्लास के 10 टॉपर बच्चे सेलेक्ट कर लिए, तो भाई इनके मार्क्स तो बहुत ज्यादा होंगे, तो इसके बेसिस पे आप लोग क्या आइडिया लगाओगे कि पूरी क्लास बहुत अच्छी है, जबकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनके मार्क्स बहुत अच्छे ना हो। और वहीं पे अगर मान लो इस क्लास के 10 मतलब कह सकते हो ऐसे बच्चे आपने सेलेक्ट कर लिए जो कि हो सकता है उतना अच्छा ना परफॉर्म कर पा रहे हो, तो फिर उस बेस पे आप लोग बोल दोगे कि पूरी क्लास की परफॉर्मेंस खराब है, जबकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हो जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। तो सैंपल लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सैंपल आप लोग ले कैसे रहो। जैसे एक अच्छा सैंपल क्या है कि भाई 2-4 बच्चे आप लोग यहाँ पे टॉपर से सिलेक्ट करो, ठीक है, 2-4 बच्चे ऐसे सिलेक्ट करो जिनके मार्क्स थोड़े एवरेज आते हैं, फिर उनका टोटल आउट करो, फिर उनका एवरेज निकालो, तब आप लोग आइडिया लगा पाओगे अच्छे से। तो वो चीज है कि देखो सैंपल जो है, एक अच्छा सैंपल क्या होता है, एक अच्छा सैंपल पूरे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, एडिक्वेट इन साइज। जैसे ये नहीं है, जैसे मान लो आप लोग को जो है मान लो आप लोग को 1 लाख, ठीक है, मान लो 1 लाख लोगों पे स्टडी करनी है, ठीक है। 1 लाख मान लो हमारी पॉपुलेशन है, और आपने सैंपल ले लिया जो है 100 लोगों का, ठीक है, कि आप लोगों ने 100 लोगों पे स्टडी करी और 1 लाख लोगों के लिए जनरलाइज कर दिया। तो ये गलत है भाई, 100 लोगों पे स्टडी करके आप लोग 1 लाख लोगों के बारे में नहीं बता सकते हो। अगर आप लोग को 1 लाख लोगों के बारे में बताना है, तो कम से कम जो है 1000 से लेके 10,000 लोग तो स्टडी करो ही आप लोग, ठीक है। तब जाके आप लोग बता सकते हो कि हाँ चलो, इनका जो रिजल्ट आएगा वो इस 1 लाख लोगों पे लागू होगा। जैसे मान लो क्लास के 100 बच्चों की परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो हमें कम से कम 10 स्टूडेंट तो लेने ही होंगे। ये थोड़ी है कि एक बच्चा उठाया, उसके मार्क्स चेक कर लिए और उसी पे बता दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब एडिक्वेट का मतलब कि सफिशिएंट होना चाहिए, है ना, सफिशिएंट साइज होना चाहिए। उसके बाद बायसनेस पे सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो एक क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस हमें चेक करना है, तो ये नहीं कि हमने सिर्फ अपने बेसिस पे टॉपर बच्चे उठा लिए, या फिर उस क्लास को नीचा दिखाना है तो हमने सबसे मतलब थोड़ा सा एवरेज बच्चे उठा लिए, है ना। तो वो सारी चीजें हमें देखने की, हमें बिल्कुल विदाउट बायस सिलेक्ट करना है सैंपल, और साइंटिफिकली चूजन, ठीक है। तो सैंपल को सिलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, साइंटिफिक मेथड होते हैं, तो उसको अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो उसी में हम लोग देखेंगे। बाकी देखिए, अगर हम लोग बात करें तो सैंपल हमारे जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्मॉल सैंपल, एक होता है लार्ज सैंपल। बहुत सिंपल है। देखो अगर हमारा सैंपल जो है 30 लोगों से कम लोगों का है, 30 से कम, तो वो हो गया स्मॉल, सिंपल सिंपल, ठीक है। मतलब मान लो क्लास में आपने जो है 100 बच्चे हैं, ठीक है, और 30 से कम बच्चे लिए, तो हो गया स्मॉल। और वही 30 से ज्यादा जब भी सैंपल का साइज होता है, तो वो हो जाता है लार्ज, ठीक है। तो ये तो मतलब एक एग्जांपल है। बाकी आप समझो कि अगर कहीं भी सैंपल में आप लोगों को दिख रहा है कि 30 लोगों से कम है, या फिर 30 टैबलेट से कम है, या फिर 30 पेशेंट से कम है, तो वो हो गया स्मॉल सैंपल। 30 से ज्यादा कितना भी, अब 30 से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, 100, 200, 1000, 2000, 10,000, कुछ भी, तो वो हो गया लार्ज सैंपल, ठीक है। तो स्मॉल सैंपल मतलब जिसमें हमारा 30 से कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सैंपल साइज लिमिटेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें हम लोग यहाँ पे जो स्मॉल सैंपल होते हैं, ठीक है, उसमें एक टेस्ट हमें लगाना होता है। अब ये टेस्ट वगैरह बहुत डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, बट आप लोग अभी बस नाम जान लो कि स्मॉल सैंपल में हम लोग लगाते हैं टी टेस्ट, और लार्ज सैंपल में हम लोग लगाते हैं जेड टेस्ट। बस इतना अभी के लिए नाम याद कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे टी टेस्ट का यूज करते हैं। और रिजल्ट, अब देखो चूंकि सैंपल साइज बहुत स्मॉल होता है स्मॉल सैंपल में, इसलिए रिजल्ट हमारा थोड़ा सा लेस रिलायबल, मतलब हो सकता है उतना रिलायबल ना हो, ठीक है। जैसे मान लो
10,000 लोगों के ऊपर आपको स्टडी करनी है। अब 10,000 में से सिर्फ 30 लोगों को आपने लिया सैंपल के लिए, तो फिर वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। सिर्फ 30 लोग उन 10,000 लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एटलीस्ट 100 लोग तो ले ही लो, ठीक है? तो वही चीज़ है। बाकी देखिए लार्ज सैंपल की बात करें तो इसमें सैंपल साइज हमारा 30 से ज़्यादा होता है, और इसमें यहाँ पे देखो, इसमें हमारा जो सैंपल है वो जनरली रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? इसमें हमारा सैंपल इतना बड़ा होता है कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो 10,000 लोगों के ऊपर हमें स्टडी करनी है, तो कम से कम 100 लोग तो हम ले ही ले। उसके बाद स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। अब यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग जेड टेस्ट लगाते हैं। अब ये जेड टेस्ट, टी टेस्ट क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। रिजल्ट हमारा बहुत ही एक्यूरेट और रिलायबल होता है क्योंकि सैंपल साइज ज्यादा होता है। भाई सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा लोगों पे आप स्टडी करोगे उतना ज्यादा बेटर आइडिया लगाओगे, है ना? जैसे मान लो एक क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस चेक करना है, तो जितने ज्यादा बच्चे ले लो उतना ज्यादा बेटर आइडिया आप लोगों को लग पाएगा, जितने कम लोग उतना कम लगेगा। और सैम्पलिंग एरर भी हमारे यहाँ पे कम होती है। अब देखो, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सैंपलिंग के बारे में, तो देखो सैंपल हमने देखा, सैंपल मतलब क्या होता है, जो क्लास का जो एक पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब सैंपलिंग का मतलब क्या है? सैंपलिंग का सिंपल सा मतलब है प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल। यानी कि जब सैंपल को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, कैसे सैंपल को सिलेक्ट करना है उसको हम लोग बोलते हैं सैंपलिंग। सैंपलिंग का मतलब होता है सिलेक्टिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन टू स्टडी एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। यानी पूरी पॉपुलेशन के बारे में जो है पता लगाने के लिए जो हम लोग सैंपल को सिलेक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं सैंपलिंग। अब एसेंस ऑफ सैंपलिंग का मतलब है कि एक अच्छी, मतलब सैंपलिंग के एडवांटेज क्या है। बेसिकली एसेंस का मतलब होता है एडवांटेज, कि सैंपलिंग हम लोग क्यों करते हैं, क्या फायदा है। तो देखो सिंपल सी बात है, सैंपलिंग करने से क्या होता है, हमारा टाइम बचता है, सेव टाइम। तो देखो स्टडिंग अ सैंपल टेक्स लेस टाइम देन स्टडिंग द होल पॉपुलेशन। जैसे मान लो 10,000 लोगों पर आप लोग को स्टडी करनी है, तो भाई 10,000 लोगों पर स्टडी करने में बहुत टाइम लगेगा। अब वहीं पे अगर आप लोग सिर्फ 100-200 लोग उसमें से सिलेक्ट कर लो तो हमारा टाइम बचेगा। उसके बाद देखो वही चीज़ है कि भाई 10,000 लोगों पे स्टडी करने के लिए हमें उतना पैसा भी चाहिए होगा, वहीं पे 100 लोगों पे स्टडी करने के लिए हमें उतना पैसा नहीं चाहिए होगा। इजी डाटा कलेक्शन, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे देखो हमारा जो है सैंपल, जैसे 100 लोगों से डाटा कलेक्ट करना भी हमारे लिए आसान है। जैसे 100 लोग को हम मॉनिटर भी कर सकते हैं, और वहीं पे 10,000 लोग, तो 10,000 लोग डेली क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग कैसे इतना देखिए पता लगाएंगे, है ना? उतने लोगों को तो हमें स्टोर भी नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप लोगों को कोई दवा टेस्ट करनी है, ठीक है? तो 10 लोगों को तो चलो आप अपने आसपास रख रख सकते हो, उनकी उनकी उनको उनकी निगरानी कर सकते हो। लेकिन 1000-2000 लोग होंगे तो आप लोग 1000-2000 लोगों को डेली थोड़ी चेक करने जाओगे, पता चले वो लोग दवा ही ना ले तो कैसे टेस्ट होगा। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे मैनेज करना भी ईजी होता है। प्रैक्टिकल, देखो प्रैक्टिकल भी होता है। जैसे मान लो 10,000 लोगों पे स्टडी करनी है, तो 10,000 लोगों को पकड़ के उनको स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है। वहीं पे 100 लोग को कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिकल है। और रीजनेबली एक्यूरेट, और देखो अगर सैंपल अच्छे से लिया गया है, ठीक है, अगर सैंपल प्रॉपर्ली सिलेक्ट किया गया है, तो वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? मतलब अगर आपने अच्छे से ढंग से, जैसे जैसे मान लो एक क्लास का परफॉर्मेंस आपको चेक करना है, तो अगर आपने अच्छे से लोगों को चूज किया है, अच्छे से 10 बच्चे निकाले हैं, ठीक है, कि कुछ बच्चे जो है थोड़ा-सा लेस परफॉर्मेंस वाले भी हैं, कुछ बच्चे एवरेज वाले भी हैं, कुछ बच्चे बहुत टॉपर वाले भी हैं, तो आप लोग को एक एवरेज रिजल्ट मिलेगा जो कि उस पूरे क्लास के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? तो वही चीज़ है कि सैंपलिंग आपने अच्छे से करी है तो आप लोगों को रिजल्ट भी अच्छा मिल सकता है। बाकी देखिए अगर हम लोग सैंपलिंग टेक्निक की बात करें तो हमारी सैंपलिंग टेक्निक जनरली दो तरह की होती है। एक होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब इसके भी कुछ अलग-अलग टाइप होते हैं तो इनको एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में। तो देखिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पर रैंडम सैंपलिंग के नाम से भी जानते हैं। रैंडम मतलब इसमें ना, इसमें देखो, इसमें हर एक बंदे के आने के जो चांस हैं वो बिल्कुल बराबर ही होते हैं। जैसे मान लो क्लास में, ठीक है, मान लो क्लास में जो है 100 बच्चे हैं, ठीक है? अब उन 100 बच्चे में से किन्हीं 5 बच्चों को हमें यहाँ पे किसी चीज़ के लिए सिलेक्ट करना है। मान लो किसी डांस परफॉर्मेंस के लिए, या फिर स्टेज पे जो है स्पीच देने के लिए, या फिर मान लो कुछ भी, ठीक है? मान लो 5 बच्चे हमें सिलेक्ट करने हैं। तो अगर हम लोग क्या करें कि अगर हम लोग यहाँ पे उस क्लास के मान लो 50 बच्चे हैं मान लो, ठीक है? 50 बच्चे हैं और हमें 5 सिलेक्ट करने हैं। तो 50 बच्चों का नाम अगर हम लोग यहाँ पे जो है एक पेपर में लिख के, ठीक है? एक पेपर में लिख के और एक बॉक्स में डाल दें, ठीक है? और एक बॉक्स में डालने के बाद हम लोग यहाँ पे रैंडमली उन पर्चियों को आपस में मिक्स करके, जैसे आपने देखा होगा इन पर्चियों को, देखो इन मान लो हर एक पेपर में एक-एक बच्चे का नाम लिखा है। अब इसको हमने पहले बॉक्स में डाला, फिर आपस में मिक्स कर दिया अच्छे से, और उसके बाद हम लोगों ने कोई 5 पर्ची निकाली। तो अब यहाँ पे बिल्कुल बराबर चांस है कि उन 50 में से कोई भी 5 बच्चे आ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी हमने फिक्सिंग नहीं करी है, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग, है ना? कि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल के आने के इक्वल चांस होते हैं, और बाकी यहाँ पे सिलेक्शन हमारा रैंडमली होता है।
और इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब देखो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमारा सबसे सिंपल टाइप का होता है। इसमें इसमें वही चीज है कि इसमें हम लोग यहाँ पे लॉटरी या रैंडम नंबर टेबल मेथड से सिलेक्शन करते हैं। देखो बिल्कुल सेम यही एग्जांपल, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक पेपर में सबका नाम भर के मान लो हम लोगों ने एक बॉक्स में डाला। अब इस बॉक्स में से हमने रैंडमली जो है निकाल लिया। जैसे मान लो 100 पेशेंट है, ठीक है, तो 100 पेशेंट का नाम हमने इसमें लिख के डाला और 10 पेशेंट को हमने रैंडमली यहाँ पे ऐसे निकाला, 10 पर्चे निकाली और उन 10 पर्चों पे जिनका जिनका भी नाम आया वो हमारे सैंपल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब देखो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले जो है नंबर्स को ग्रुप में डिवाइड करते थे, फिर ग्रुप से हम लोग यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो 100 लोग हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 100 लोगों में मान लो कि 30 हमारे बच्चे, हमने क्या किया, ग्रुप में डिवाइड कर दिया। बच्चों को अलग कर दिया, एडल्ट्स को अलग कर दिया, ठीक है, और थोड़ा सा ओल्ड एज पेशेंट्स को, ओल्ड एज के लोगों को अलग कर दिया, ठीक है। तो हमने देखा कि 30 हमारे बच्चे हैं, 40 हमारे नौजवान हैं और 30 लोग हमारे यहाँ पे एल्डर पेशेंट्स हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे रैंडमली इन ग्रुप से सेलेक्ट करेंगे बराबर बराबर। जैसे अब 30 बच्चे तो इसका 10% मतलब लगभग 3, ठीक है। तो हमने 3 बच्चे, 3 बच्चे हमने सेलेक्ट कर लिए, 4 हमने जो है एडल्ट सेलेक्ट कर लिए और 3 हमने एल्डर पेशेंट सेलेक्ट कर लिए। टोटल कितना हो गया, 10। तो अब इस 10 में देखो तीनों ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब देखो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि एक रेगुलर इंटरवल पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से समझो। जैसे मान लो हमारे पास 200 पेशेंट है, ठीक है, और हमने उनको यहाँ पे क्या किया, एक लाइन में ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल है कि हमने मान लो एक लाइन बनाई 10 पेशेंट की, ऐसे 1 से लेके 10 तक, फिर 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से 40 तक, ठीक है। उसी तरीके से 40 से 50, 50 से 60, मतलब एट लास्ट में हमारी जो लाइन होगी, लास्ट में क्या होगा, 190 से लेके 200 पेशेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या हुआ कि हर 10 पेशेंट की एक लाइन बना दी, ठीक है, 20 लाइन हमारे पास बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो लाइन हमने बनाई है इसमें से हर 10वें नंबर का पेशेंट हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पहले लाइन से जाएंगे और देखेंगे 10वें नंबर पे कौन है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10वां नंबर का पेशेंट है ये हमारा होगा पहली लाइन में 10वें नंबर पे। उसी तरीके से दूसरी में भी हम लोग देखेंगे, हम लोग जो है 10वें नंबर पे। तो यहाँ अब देखो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, जैसे यहाँ पे क्या होगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखो जब आप लोग इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे आप लोग को जो है जो लास्ट वाली रो के बच्चे और लास्ट वाले रो के जो पेशेंट होंगे वो आप लोग को हर 10वें नंबर पे मिलेंगे। तो इस तरीके से जब आप लोग यहाँ पे सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, एक फिक्स्ड मतलब कह सकते हो एक रेगुलर इंटरवल से, तब हम हमारा आ जाता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। यानी कि फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 200 पेशेंट एवरी 10th पेशेंट इज सिलेक्टेड। जैसे सिंपल सी बात है, मान लो 200 पेशेंट की लिस्ट आप लोग को दी हुई है, तो हर 10वें नंबर के पेशेंट यानी कि जो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 120 है ना, इस तरीके से जो है 200 नंबर पे जितने भी पेशेंट होंगे तो 20 पेशेंट को आप लोगों ने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। तो ये हो जाता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। फिर हमारा आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। अब देखो क्लस्टर अगर हम लोग देखें तो थोड़ा बहुत ये हमारा जो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जैसा ही होता है। जैसे यहाँ पे भी ग्रुप होता है तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे जनरली जो है ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक स्कूल एक सिटी है, ठीक है, उस सिटी में हमें यहाँ पे कुछ जो है स्टूडेंट्स को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस सिटी के 5 स्कूल लिए और हर स्कूल से कुछ बराबर बराबर बच्चों को सिलेक्ट कर लिया स्टडी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है वैक्सीनेशन के लिए, कि हमें चेक करना है कि एक सिटी में कितने बच्चे वैक्सीनेटेड हैं। तो हमने क्या किया, 5 स्कूल हमने सेलेक्ट किए और उन 5 स्कूल में से हमने 10-10 बच्चे 20-20 बच्चे ऐसे सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग हो जाता है। और मल्टी फेस सैम्पलिंग। अब देखो मल्टी फेस सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग यहाँ पे अलग अलग फेस से सैंपल, जैसे मान लो कि हमें इंडिया में जो है मान लो डायबिटीज पेशेंट्स को चेक करना है, फिर किसी पार्टिकुलर मान लो सिटी में चेक करना है। तो हमने क्या किया कि उस सिटी से मान लो पार्टिकुलर हमने 1000 लोग हमने पकड़े। अब हमने क्या किया, डायरेक्टली इन 1000 लोग का ब्लड सैंपल ना टेस्ट करके हमने सबसे, देखो हमें नहीं पता कि 1000 लोग डायबिटिक है कि नहीं है। हमने सबसे पहले इन 1000 लोगों को लिया और हमने इनमें चेक किया कि हम लोगों ने इनमें देखा कि इनमें जनरल हेल्थ इशू क्या क्या है। और जब हमने देखा तो हमने पाया कि इन 1000 में 200 पेशेंट ऐसे, 200 लोग ऐसे निकले जिनके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिला, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, मोर हंगर, वीकनेस, वेट लॉस। और ये सारे सिम्टम किसके होते हैं, डायबिटीज के। मतलब हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 1000 लोग की एक जनरल हेल्थ लिस्ट बनाई, ठीक है, कि जनरल हेल्थ इशू की लिस्ट बनाई कि क्या क्या प्रॉब्लम है। और उन प्रॉब्लम में हमने देखा कि 200 लोगों के अंदर हमें ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिली और ये सारी प्रॉब्लम किसकी होती है, डायबिटिक की। तो अब हमने क्या किया, अब इन 200 लोगों को हमने यहाँ पे प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाया।
मतलब हमने पहले फेज में क्या किया, पहले फेज में हमने 1000 लोग सेलेक्ट किए, उनका जनरल हेल्थ टेस्ट कराया, ठीक है, जनरल हेल्थ देखा कि कैसी है, और उसके बाद इनमें से जो 200 लोग मिले जिनके अंदर हमें थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये डायबिटिक हो सकते हैं, अब हमने इनका जब प्रॉपर ब्लड टेस्ट कराया, तब हमें पता चला कि अच्छा इन 200 में से जो है हाँ 100 लोग हमारे प्रॉपर डायबिटिक निकले, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है मल्टी फेज सैंपलिंग, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मल्टी फेज में सैंपलिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट फेज में हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और लेटर फेज में हम लोग यहाँ पे ज्यादा डिटेल कलेक्ट करते हैं, यानी वही चीजें फर्स्ट फेज में हमने जनरल इन्फॉर्मेशन ली और फिर अगले फेज में हमने प्रॉपर ब्लड टेस्ट कराया, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी आप लोग से देख सकते हो। तो ये देखिए, ये हमारा हो जाता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। देखो प्रोबेबिलिटी नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब यहाँ पे हमने कोई फिक्स नहीं किया है। अब दूसरा हो जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसको हम लोग यहाँ पे नॉन रैंडम सैंपलिंग के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें देखो, अब इसमें ना, इसमें सैंपलिंग हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं, मतलब इसमें बायस होता है थोड़ा बहुत। तो देखो ये बहुत अच्छा सैंपलिंग मेथड माना भी नहीं जाता है, ठीक है। बाकी देखो इसमें थोड़ा सा बायस होता है, बायसनेस होती है। इसमें हमारे कन्वीनियंस या फिर हमारी जजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। और बाकी देखिए इसको भी फर्दर बहुत सारे क्लास में तरह के होते हैं। तो सबसे पहले आता है कन्वीनियंस सैंपलिंग। अब देखो सिंपल सी बात है, मान लो कोई रिसर्चर है, उसको मान लो हाइपरटेंशन की स्टडी करनी है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे डायबिटीज की स्टडी करनी है, तो अब मान लो उसको पूरे इंडिया के डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में पता लगाना है। तो भाई उसको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, एक्चुअल में उसको हर स्टेट में जाके, ठीक है, और कुछ कुछ पेशेंट्स को सिलेक्ट करके और फिर उनका प्रॉपर चेक करना चाहिए, तब वो इंडिया को देख सकता है। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, उसने सिर्फ अपने आस-पास के या फिर अपनी सिटी के लोगों को चेक किया और उसी से पूरे इंडिया को जो है रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो जाता है कन्वीनियंस सैंपलिंग, मतलब जो अपनी सुविधा के अनुसार। पर्पज्यू, देखो पर्पज्यू में क्या होता है कि जजमेंटिव होता है, मतलब कि अब इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें हाइपरटेंशन के ऊपर स्टडी करनी है, ठीक है। हमें देखना है कि जो हाइपरटेंशन है उसमें कह सकते हो कि मतलब कितने लोग हाइपरटेंसिव हैं, या फिर जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब रिसर्चर ने क्या किया, रिसर्चर ने सिर्फ सिर्फ उन्हीं पेशेंट को सिलेक्ट किया जिनको एक्चुअल में हाइपरटेंशन था। मतलब देखो, अब आपको पता है इंडिया में जो बीपी के मरीज पेशेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? मतलब ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि उनको बीपी की प्रॉब्लम है। तो अब रिसर्चर ने क्या किया, जिन लोगों को कन्फर्म था सिर्फ़ उन्हीं लोगों को सेलेक्ट किया। जबकि लोग ऐसे भी हैं जिनको कन्फर्म नहीं है फिर भी उनको बीपी हो सकता है। तो ये हो जाता है जजमेंट या फिर पर्पज़िव सैंपलिंग। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है कोटा सैंपलिंग। अब देखो कोटा सैंपलिंग का मतलब है कि इसमें एक फिक्स कोटा होता है, ठीक है? कि अब जैसे मान लो एक सर्वे है, तो इसमें मान लो मेल और फीमेल में हमारा 40-40 पेशेंट फिक्स हो गए कि मेल हमारा, मान लो हमें 80 पेशेंट टोटल सेलेक्ट करने हैं, जिसमें से हमने फिक्स कर दिया कि इसमें से 40 कम से कम मेल होने चाहिए, 40 कम से कम फीमेल होने चाहिए, यानी 40 मेल कोटा हो गया, 40 फीमेल कोटा हो गया, है ना। अब जैसे मान लो हमारे पास 80 पेशेंट हमें मिल तो गए, लेकिन मेल मान लो ज्यादा मिल गए, तब भी हम लोग यहाँ पे उसमें से 40 को ही लेंगे, ठीक है। हमें 40 फीमेल ही चाहिए, ठीक है। जैसे थोड़ा सा आप लोग को पता होगा रिजर्वेशन में कोटा वगैरह होता है, ठीक है। मतलब इससे आप लोग इजीली समझ सकते हो, बाकी ऐसा कुछ। तो बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, तो हमारा आता है स्नोबॉल सैंपलिंग। तो स्नोबॉल सैंपलिंग में देखो क्या होता है। अब स्नोबॉल सैंपलिंग में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक पेशेंट को लेते हैं या फिर एक पार्टिसिपेंट को लेते हैं, और फिर वो पार्टिसिपेंट हमारी हेल्प करता है दूसरे पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करने में। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आप लोगों ने ड्रग एडिक्ट को पकड़ा, ठीक है, स्टडी करने के लिए, और फिर उस ड्रग एडिक्ट ने दूसरे ड्रग एडिक्ट को पहचानने में आप लोग की हेल्प करी, फिर उसको भी आपने ले लिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आप लोगों ने दो दो पे मान लो दो पेशेंट को आप लोगों ने लिया, ठीक है। फिर इन दोनों क्या किया, इन दोनों यहाँ पे दो और को लेने में आपकी हेल्प करी, ठीक है। मतलब दो और पेशेंट इनकी हेल्प से आप लोगों को मिल गए। फिर ये जो दो और मिले, इन्होंने भी दो और को पकड़ा, ठीक है। इसने भी मान लो दो और को पकड़ा, इसने तीन को पकड़ लिया। तो मतलब इस तरीके से जब यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स को चूज करने में आपकी हेल्प करते हैं, तो वो हमारा होता है स्नोबॉल सैंपलिंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा सैंपलिंग भी कंप्लीट होता है, और यहाँ पे देखिए हमारा ये जो प्रोबेबिलिटी है कंप्लीट हो जाता है। बाकी कैसा लगा आप लोग को वीडियो, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने हाइपोथेसिस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।